हाँ सर, हो रहा है। ठीक है। Okay, good morning to all of you, sir. Again, basically stock market technical analysis. तो आज क्या बताएंगे सर? आज इंडिकेटर्स के बारे में बात करना है। ऐसे इंडिकेटर्स मैंने स्टार्ट कर दिया। बेसिकली इंडिकेटर्स में सबसे पहले जो हार्डकोर कॉन्सेप्ट है दैट इज मूविंग एवरेज। ठीक है, अगर आप मूविंग एवरेज के बारे में जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स के अंदर तो मूविंग एवरेज आता ही है, बट मूविंग एवरेज सिर्फ इंडिकेटर नहीं है, मूविंग एवरेज एक हार्डकोर टॉपिक भी था। ठीक है, तो कोर कॉन्सेप्ट को अलग से ही पढ़ना चाहिए और मूविंग एवरेज के बेसिस में ही ना सारा का सारा इंडिकेटर काम करता है। आज उसी के मैटर में बात करूंगा। मतलब अभी इंडिकेटर्स तो बहुत सारा है, क्या सारा का सारा इंडिकेटर्स के पीछे पड़ जाए? मतलब अगर आप मार्केट में देखेंगे कम से कम 50-100 के आसपास इंडिकेटर्स मिलेगा आपको। तो आप एक चीज बताइए, मैं जस्ट एक कॉमन सेंस बता रहा हूँ, मैं खुद भी एक्सपीरियंस करने का कभी कभी कोशिश करता हूँ। लेकिन जब आप ट्रेड लेते हो, क्या एट ए टाइम में 50-100 इंडिकेटर्स एक एक पर्टिकुलर डे के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर लेके आप काम कर पाओगे? ये थोड़ा चैलेंजिंग है और ज़रूरी भी नहीं लगता। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिकेटर्स नहीं जानेंगे। ठीक है, मेन मेन इंडिकेटर्स अगर आप जान लेते हैं ना, तो बाकी इंडिकेटर्स आप धीरे धीरे अडॉप्ट कर सकते हैं। बट मेन इंडिकेटर्स में जो है उसमें मैं बात करूंगा। जैसे आज का एक इंडिकेटर्स का जो चर्चा मैं करूंगा दैट इज RSI। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें बहुत लोग थोड़ा सा मिसलीड हो जाते हैं। उनको लगता है RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कभी कभी किसी किसी को ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि दो स्टॉक के बीच में कोई कंपैरिजन चल रहा है, बट ना, ये कोई कंपैरिजन नहीं। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट का, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का या फिर किसी इंडेक्स का कोर स्ट्रेंथ को बताता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ नॉर्मली रिलेटिव बात कब आता है? रिलेटिव मतलब जब कंपेयर किया जाता है तब आता है। फिर भी इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम दिया गया है बिकॉज मार्केट के हिसाब से या फिर ट्रेंड के हिसाब से करंट स्ट्रेंथ क्या है, कंपैरिजन ये है। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से स्ट्रेंथ क्या है स्टॉक का या इंडेक्स का। मतलब क्या सिचुएशन साइडवेज में रहेगा तो आपको क्या करना चाहिए, सिचुएशंस अगर आप ट्रेंड में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सिचुएशंस अगर बिलो ट्रेंड में है, मतलब बेयरिश ट्रेंड में है, तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर बियरिशनेस के अंदर भी साइडवेज चल रहा है। ठीक है, तब क्या करना चाहिए? तो 4-5 सवाल का जवाब है यहाँ पर। मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब ढूंढना पड़ेगा, यही मेन फैक्ट है। तो इसी में RSI काम करता है और जो बेसिकली मूविंग एवरेज को बेस बना के ही चलता है। अब इसी में बातचीत है। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इन टेक्निकल एनालिसिस, जो आप किसी भी टाइम पे ट्रेडिंग के टाइम पे यूज कर सकते हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंडिकेटर्स। ठीक है, आप RSI को देख के हमेशा डिसीजन ले सकते हो। RSI हमेशा हेल्प करता है। तो चलो मैं वही बताना चाहता हूँ आपको। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देख लीजिए। अच्छा, क्या स्क्रीन शेयर है? प्लीज एक बार मुझे बताइए तो। हाँ सर है। सर ऐसे आप मूविंग एवरेज में एक्सपोनेंशियल बताए थे ना सर? बोलो। तो बोल रहे मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट में एक्सपोनेंशियल बताए थे ना? हम्म। और अभी RSI होगा, ऐसे कितना इंडिकेटर और कराएंगे सर आप? इनमें और 4-5 इंडिकेटर्स तो कराना ही पड़ेगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स का भी एरिया है, वो बाद में बताऊंगा। बट मेन मेन 4-5 इंडिकेटर्स तो बताना ही पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर बेस करके स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिस पे डिपेंडेंसी है वो तो जानना ही चाहिए। और उसके बाद एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स का भी कुछ एरिया है मार्केट में है तो बता देना चाहिए। तो इसका एक अलग से एक इंडिकेटर्स का एरिया है जो मैं बाद में बात कर लूँगा। बट ये करने के बाद फिर कुछ थ्योरी है जैसे कि वेव थ्योरी, एलियट वेव थ्योरी, फिर डाउ थ्योरी। ठीक है, ये सब के बारे में थोड़ा बात करूँगा। फिबोना रिट्रेसमेंट में थोड़ा बात करूँगा। बट बिफोर दैट थोड़ा इंडिकेटर्स में बात करें। ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट मतलब कंक्लूजन स्टेज तो नहीं बोलना चाहिए, बट ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं टेक्निकल पे। धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा कुछ ही दिन में। ओके, सर एक पूछना था बात से, ऑसिलेटर और इंडिकेटर में डिफरेंस क्या है? आज ऑस्किलेटर ही समझोगे। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है।
तो ऑसिलेटर और इंडिकेटर एक है? एक ही है, ठीक है, डिफरेंस कुछ नहीं है। वो जो घूमता है ऑस्किलेटर का मतलब क्या होता है, जब आपका एक रेंज के अंदर जब मार्केट चलता है ना, मतलब जिसको पेंडुलम देखे कभी आप लोग? हाँ पेंडुलम देखे, पेंडुलम? हाँ हाँ सर, बोलिए ना। पेंडुलम क्या होता है, वो घड़ी में जो होता था ना, वो ऐसा ऐसा करते हम्म करते 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 पुराने जमाने में घड़ी काम करता था। फिर हम्म। अगर आप कभी भी ये देखोगे, लाइक क्या बोलते हैं उसको, अरे एक है ये, एक नेशनल म्यूजियम में मैंने देखा था, म्यूजियम में देखा था, कोई साइंस सेंटर में देखा था। उसमें जो आर्ट है ना, ठीक है, हमारा जो आर्ट है, वो जिस पैटर्न पे एक्चुअली सन को मूव, सन के आसपास में मूव करता है, और जिस एंगल से मूव करता है, वो भी ना ऑस्किलेटर का जैसे ही एक मूवमेंट के साथ काम करता है, जाता है आता है, जाता है आता है, ठीक है। इट्स लाइक अ पेंडुलम या फिर ऑस्किलेटर्स। तो स्टॉक मार्केट भी ना उसी तरह से काम करता है, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये इंडिकेटर्स हो जाता है, ठीक है। इंडिकेटर्स का सिंपल मतलब क्या है? इंडिकेटर्स का सिंपल मतलब होता है जो आपको इंडिकेट करता है मार्केट के बारे में। तो ऑस्किलेटर्स क्या हो गया? ऑस्किलेटर्स मतलब मार्केट का एक ओवरऑल मूवमेंट, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, आपको नजर आ रहा होगा, आप देखिए एक बार, ये देखिए मैंने यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाके ये आपका RSI सिलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर जो RSI है, सुमित नजर आ रहा है? सुमित है क्लास में क्या? है दादा, देखते बच्चे। हाँ। yes। यहाँ पे जो RSI रेंज है, RSI में यहाँ पर 14 डेज का है। अगर आप इसको आवरली कर लोगे, घंटे के हिसाब से, तो ये जो 14 रेंज दिखेगा, बाय डिफॉल्ट 14 आवर्स के बेसिस में दिखेगा, बट ये 14 डेज का है। आप चाहो तो इसको 20 80 अपने मर्जी से कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट बाय डिफॉल्ट ये मार्केट का सेंस है। एक्चुअली ये जब बना था फर्स्ट टाइम RSI 1978 ऐसे टाइम पे बना था, ठीक है। तो उस टाइम पे 14 डेज का बहुत पॉपुलरिटी था। आज की डेट में लोग 20 30 अपने अपनी मर्जी से यूज़ कर सकता है। लेकिन बात यही है कि ये जो मार्केट में जो इसका ओवरऑल अप डाउन का एरिया है ना, ये देखिए, दिस इज एक्चुअली जीरो लेवल, दिस इज 30, एंड इसको 100 माना जाता है, ठीक है। जैसे 80 देख पा रहे हैं ना, और ये देखिए ये नीचे आपका ये जो मूवमेंट नजर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जिस पे मैं ड्राइंग ले रहा हूँ, और बीच बीच में आपको कुछ पॉइंट भी दिख रहा होगा, ठीक है, बीच बीच में आपको कुछ पॉइंट भी दिख रहा होगा, मतलब ये एक्चुअली या तो आपका बाइंग जोन बना है या फिर आपका सेलिंग जोन बना है, ठीक है। या तो आपको लॉन्ग जाने के लिए बोल रहे हैं या फिर आपको शॉर्ट जाने के लिए बोल रहे हैं। तो बेसिकली RSI कैलकुलेशन कैसे होता है, ये जानना पहले ज़रूरी है। हम लोग पहले RSI कैलकुलेशन सीखेंगे, फिर हम लोग ये देखेंगे कि RSI के हिसाब से हम लोग बाई कर पाएंगे कि नहीं, और सेल कर पाएंगे कि नहीं। शॉर्ट सेल कब करना चाहिए और कब कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी टाइम पीरियड आता है जब कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है, चुपचाप बैठे रहना चाहिए। तो वो सारा पॉइंट हमें देखना। तो अब देखना यही सर, जैसे आपने मुझे पूछा ऑस्किलेटर के बारे में, इसका एक इमेज में आपको कोशिश करता हूँ इसमें। जब बाद में मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पेंडुलम जैसे होता है ना, कुछ ऐसा, ये भी ऑस्किलेट करता है। ये देखिए, आपको मूवमेंट समझ में आ जाएगा। पेंडुलम क्या है? पेंडुलम क्या है? पेंडुलम इज अ वेट सस्पेंडेड फ्रॉम अ पिवोट सो दैट इट कैन स्विंग फ्रीली, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट में भी स्विंग चलता है, और इसका भी स्विंग चलता है, ठीक है। इवन ये जो सिस्टम है ना, सेम सेम पॉइंट से, अगर आप कभी भी साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस सॉल्ट लेक में है, कभी अगर आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हो, ऐसे तो सबको एंट्री ऐसे मिलता नहीं है, बट मैं जितना जानता हूँ 15 अगस्त के दिन एंट्री इजी हो जाता है। तो वहाँ पर मैंने देखा था, याद आया मुझे, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस सॉल्ट लेक में, यहाँ पर ये मुझे पेंडुलम दिखा था। और ये जिस तरह से पेंडुलम दुनिया अर्थ जो है वो एक मूवमेंट करता है, सेम इसी तरह से दिखाया गया था, ठीक है। जैसे ये थीटा है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का एरिया है, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, और उतना मुझे नॉलेज भी नहीं है सर मैथ में।
ठीक है, बट इतना बता सकता हूँ कि जैसे स्टॉक मार्केट का भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशंस होगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से कभी ऐसा होता है कि कभी वो डाउनवर्ड जाता है तो कभी वो अपवर्ड जाता है, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से मार्केट में देखिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर बॉब्स ट्रेजेक्ट्री, मैसिव बॉब, ठीक है, जो ये मार्केट के हिसाब से बात करता है, मतलब ये यहाँ पर मैं पेंडुलम में बता रहा हूँ। सिमिलरली मार्केट भी ना ऐसा ही करता है, इसका मार्केट का भी ना इक्विलिब्रियम स्टेज है। अब इक्विलिब्रियम स्टेज से मार्केट बुलिश जा रहा है कि बेयरिश जाएगा, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है। अब इसके लिए जैसे यहाँ पर कुछ आपको ये देखिए लाइक दैट, आपको दिखाई दे रहा है सर, देखिए मूवमेंट भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एनिमेशन ऑफ पेंडुलम शोइंग फोर्सेस एक्शन ऑन द बॉब, द टेंशन टी इज द रॉड एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से जिस तरह से आर्ट मूव करता है, सिमिलर वे में स्टॉक मार्केट में भी एक फोर्स काम करता है, वो भी मूव करता है, वो भी सिमिलर वे में मूव करता है, और उसका मूवमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट में काम करता है, तो कभी वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से कभी दूर भागता है तो कभी पास आता है, तो कभी बुलिश होता है तो कभी बेयरिश होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज मार्केट में आरएसआई को भी देखेंगे। ये देखिए सर, नेक्स्ट वाला देखिए। अब हमें इतना मैथमेटिकल कोर एरिया में नहीं जाना है, हम तो बस इतना कहना चाहते हैं आपको कि स्टॉक मार्केट में भी सिमिलर मूवमेंट नजर आता है, सिमिलर मूवमेंट नजर आता है। ये दिखाई दे रहा है सबको? सुमित जी, ज्योति, चलमी साहब, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, हाँ तो सर। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ऑस्किलेशन हो रहा है ना। हाँ, ये देखिए अलग अलग टाइप ऑफ ऑस्किलेटर। फॉर स्मॉल स्विंग्स द पेंडुलम अप्रोक्सीमेट हार्मोनिक ऑस्किलेटर्स एंड इट्स मोशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। आई डोंट नो, मुझे इतना नॉलेज नहीं है सर, बार बार बोल रहा हूँ। ये फिजिक्स का एरिया है, जो लोग फिजिक्स में पढ़ाई किया है बचपन में उनको ज्यादा कोर नॉलेज होगा, ठीक है। मैथमेटिकल यूज भी कर सकता है, थीटा, ठीक है, टी, ये सब वो लोग आराम से निकाल सकता है, बट हमें ये सब नहीं बताना था, मुझे बस आपको ये दिखाना था कि कैसे ऑस्किलेशन होता है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ऐसा ही ड्राइंग कर लेता है, ठीक है। फोकल्ट पेंडुलम 1951 में। अब चलो ठीक है, आ जाते हैं। द आर्ट्स रोटेशन दैट डिड नॉट इन्वॉल्व सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन एंड इट क्रिएटेड ए पेंडुलम मैनिया, ठीक है। तो सी जिस तरह से ये मूव करता है एक सिस्टेमेटिक वे से, सिमिलर सिस्टेमेटिक वे से ऐसा ही होता है। अगर कभी आप ओरिजिनल देखोगे ना, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ऐसा ही मूव करता है पेंडुलम, मतलब आर्ट का मूवमेंट है ये, ठीक है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट का भी मूवमेंट होता है, सिमिलरली स्टॉक मार्केट का मूवमेंट होता है, और ये भी एक कॉन्सेप्ट में काम करता है। तो चलो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये, जैसे अब मैंने यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ RSI लिखा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। और जैसे मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखा, या ऑटोमेटिक शो कर दिया, या फिर मैं इसको काट सकता हूँ, ये निफ्टी में दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 14 डेज यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब RSI 14 डेज के हिसाब से यहाँ पर अप डाउन करके आपको दिखाया, करंट सीन भी दिखा रहा है, ठीक है। और ये पास डेटा के ऊपर बेस करके यहाँ पर शो कर रहा है, इट्स ओके। बट अभी इसका एप्लीकेशन क्या है, ये जानना बेसिकली मेन पर्पस है सर। तो इंडिकेटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है सर इसको। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इफ यू लुक एट स्टॉक चार्ट डिस्प्लेड ऑन ट्रेडर्स ट्रेडिंग टर्मिनल, ठीक है, जैसे कि आपको मैं अभी दिखाया, यू आर मोस्ट लाइकली टू सी लाइंस रनिंग ऑल ओवर द चार्ट। These lines are called technical indicators. The technical indicators help a trader analyze the price movement of a security. So basically, ये टेक्निकल चार्ट क्या हेल्प करता है, स्टॉक का मूवमेंट को बताता है। इंडिकेटर्स आर इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम, पॉइंट टू बी नोटेड सर। जैसे कि RSI मैंने आपको दिखाया, ठीक है, लास्ट दिन मैं मूविंग एवरेज के ऊपर काफी डिटेल्स में बातचीत किया था 2 क्लास में। तो इंडिकेटर्स आर इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड बाय सक्सेसफुल ट्रेडर्स। जो आज तक दुनिया में एज ए ट्रेडर सक्सेसफुल रहा है, उन्हीं लोगों का बनाया हुआ सिस्टम है। एंड इंडिकेटर्स आर बिल्ट ऑन प्रीसेट लॉजिक यूजिंग which traders can supplement their technical study. कैंडलस्टिक्स, वॉल्यूम्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये 3 चेकलिस्ट आप लोगों को याद है, ठीक है। हम लोग अलग अलग कैंडलस्टिक्स जाने, हम लोग अलग अलग वॉल्यूम के बारे में भी बात किए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल में भी बात किया। To arrive at the trading decisions, indicators help in buying, selling and confirming trends. अगर आपको ट्रेड करना है तो कैंडलस्टिक्स, वॉल्यूम्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको इंडिकेटर्स का भी हेल्प लेना पड़ता है, और कभी कभी आपको प्रेडिक्शन करने में बहुत हेल्प करता है। इंडिकेटर्स बेसिकली 2 तरह का होता है सर, एक लीडिंग और एक लैगिंग, ठीक है। इसी के ऊपर आजकल सॉफ्टवेयर भी बिल्डअप हो रहा है सर मार्केट में। बहुत लोग सर सॉफ्टवेयर लेके सोचता है सॉफ्टवेयर जो बोलेगा मैं कर दूंगा। अरे भाई, सॉफ्टवेयर ठीक बोल रही है कि नहीं, इसका भी तो नॉलेज चाहिए आपको।
सॉफ्टवेयर तो बस सिग्नल प्रोवाइड करेगा, बाय बाय बाय, सेल सेल सेल, ठीक है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि सॉफ्टवेयर भी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, इसके लिए आपके अंदर वो नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ सॉफ्टवेयर पे पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इंडिकेटर्स भी दो तरह का होता है, एक लीडिंग और एक लैगिंग। A leading indicator leads the price, meaning it usually signals the occurrence of reversal or a new trend। या तो रिवर्स करेगा, मतलब अगर आप ट्रेंड में है तो डाउन करेगा, मतलब इसके बारे में इंडिकेशन देता है, या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आप पे होगा, इसके बारे में इंडिकेशन देता है, इसके बारे में इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग है, तो रिवर्सल और ए न्यू ट्रेंड, या तो न्यू ट्रेंड नजर आएगा या तो रिवर्स करेगा। Well, this sounds interesting. You should note, not all leading indicators are accurate। अभी तो खेल है, सारा का सारा इंडिकेटर्स एक्यूरेट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर एक्यूरेट होगा जरूरी नहीं है, तो फिर एक्यूरेट तो फिर कैसे ट्रेड कैसे लेंगे, उसी को तो जानना है सर, कि कब पता चलेगा कि मार्केट में सिग्नल सही है, कब मार्केट में लीडिंग इंडिकेटर सही तरह से आपको इंडिकेशन दे रहा है। तो लीडिंग इंडिकेटर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सर, मतलब आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि ये मार्केट में इतना अच्छा काम करता है कि अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे ना, मिस नहीं होगा, सही ट्रेंड मिस नहीं होगा। तो लीडिंग इंडिकेटर्स एक्यूरेट होगा, ये इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। लीडिंग इंडिकेटर्स आर नोटोरियस फॉर गिविंग फॉल्स सिग्नल्स, मतलब ये लोग फॉल्स सिग्नल्स भी बहुत देता है। अब आपको फॉल्स सिग्नल और ट्रू सिग्नल के बीच में आइडेंटिफिकेशन बरकरार करना पड़ेगा। अब ये कैसे करोगे? द ट्रेडर शुड बी हाईली अलर्ट व्हाइल यूजिंग लीडिंग इंडिकेटर्स। सिंपल सा पॉइंट है सर, बट क्या है जानते हो ना, ये सिंपल सिंपल चीज़ों पे बड़े बड़े ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स बहुत फोकस करता है। सर एक बात हमें याद करना चाहिए था स्टार्टिंग में ही, राकेश झुंझुनवाला, आप लोगों को खबर है ना सर? हाँ वॉरेन सर, द बफेट का बिग बुल अपना, इज नो मोर। हाँ, बिग बुल इज नो मोर। सुन के बहुत खराब लगा ये उस दिन, जस्ट 13 अगस्त ना सर, 13 अगस्त को हुआ, 14 अगस्त, 13 अगस्त है, नहीं नहीं, संडे संडे सर। संडे 15 अगस्त के दिन ही, नहीं सॉरी 14 हम्म। अगस्त यस, 14 अगस्त। मतलब सुन के इतना खराब लगा। सर सबसे उनका किडनी में प्रॉब्लम था, वो जिस तरह मछली पानी पीती है ना, वैसे वो शराब पीते थे। हाँ वो था उनका, वो बहुत लाइफ हार्ड ड्रिंकर थे, हार्ड लाइफ ड्रिंकर। लाइफ स्टाइल इश्यूज था उनका बहुत ज़्यादा। जो लेकिन कमाया ना सर, जी लिया लेकिन। जो कमाया जिंदगी, सर वो तो जिसका जिंदगी है उसी को पता है। लेकिन हाँ, अपने काम पे वो सक्सेसफुल रहा है, दुनिया को कुछ बता के गया है सर, ठीक है। मतलब ऐसे कहा जाता है बिग बुल, ये जो बिग बुल वर्ड है ना, ये बिग बुल वर्ड स्टार्ट हुआ था हर्षद मेहता के साथ, है ना। वो अलग बात की हर्षद मेहता के साथ जो हुआ था, या फिर हाँ जिस सर, ये तरह का, हर्षद मेहता का थोड़ा कहानी बताइएगा ना सर। ठीक है कभी होगा बताएंगे तो सर, हर्षद मेहता का कहानी बताइएगा सर, क्या जरूर केस किया था बताएंगे। वो। देखो सर, हर्षद मेहता जो करता था वो फंडामेंटल था, ठीक है। तो हम लोग से फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे, सितंबर से फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे सर, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में बात करूंगा, हर्षद मेहता के बारे में जरूर बात करूंगा। सो नॉट जस्ट हर्षद मेहता, मैं तो वॉरेन बफेट के बारे में भी बात करूंगा वहाँ पर। तो वॉरेन बफेट क्या सोचता है, ठीक है, या क्या सोचता था, उनका टेक्निक क्या है। सिमिलर सोच है, हर्षद मेहता का सोच भी सिमिलर था, और आपका सिमिलर कॉन्सेप्ट यही बताया जा रहा है कि हर्षद मेहता से जो जर्नी स्टार्ट हुआ था बिग बुल का, मतलब एक एरा था, उस एरा का खत्म हुआ सर, मतलब बिग बुल एरा खत्म हुआ। मतलब आज की डेट में इंडिया में और ऐसा आसपास में कोई नहीं है प्रॉपरली, जो ऐसे है, कुछ नाम है, ठीक है, तो कुछ नाम इज देयर, लेकिन नॉट लाइक झुंझुनवाला सर, नॉट लाइक झुंझुनवाला। तो बिग विजय बुल एरा केडिया। खत्म हुआ। हाँ, विजय केडी आस पास में नहीं है सर, ठीक है। मतलब जिस तरह का झुंझुनवाला ने जो किया था, मतलब इंडिया रिचेस्ट पर्सन में से एक है सर, टॉप 30-40 में से है, इवन वर्ल्ड का भी लिस्ट में आता है। तो विजय केडिया इज देयर, बट मतलब नॉट नियर, बहुत पास में नहीं है, ठीक है। विजय केडिया भी बहुत ही सक्सेसफुल एक इन्वेस्टर है, बट फिर भी मतलब ऐसे कहा जा रहा है सर मार्केट में, जैसे रामदेव अग्रवाल ही बोल रहे थे। সাকসেসফুল हाँ হ্যালো हाँ बोल। সাকসেসফুল ইনভেস্টর দাদা একজনই, ওটা হচ্ছে হর্ষদ মেহতা। नहीं, हर्षद मेहता के बाद ऑब्वियसली नो डाउट हर झुनझुनवाला का नाम आता है, इसमें कोई दोहराई नहीं, ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं। तब ये चीज तो है। और एक चीज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल,
कि झुंझुनवाला ऐसे तो इन्वेस्टर थे, तो लोगों को लगता होगा वो सिर्फ फंडामेंटली देखता था, है ना, लोगों को ऐसा लगता होगा। बट रामदेव अग्रवाल मतलब मोतीलाल ओसवाल का जो चेयरमैन है सर, रामदेव अग्रवाल दोस्त थे वो लोग, तो वही रामदेव अग्रवाल बता रहे थे कि हम लोग जिस टाइम पे, जैसे टाइटन का शेयर, ठीक है, 1980s के ज़माने में टाटा पावर, टाइटन, टाटा टी, ये सब शेयर लेके बेसिकली टाइटन को लिया था 2002-3 में। तो जब शेयर में हम मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल, ये लोग जो मोतीलाल ओसवाल को बनाया था, मतलब मोतीलाल ओसवाल एंड रामदेव अग्रवाल एक साथ बेसिकली मोतीलाल ओसवाल को लीड किया। तो जब हम लोग क्लाइंट का शेयर को बेच रहे थे, तब झुंझुनवाला बोल रहा था बाई कर लो, ठीक है, और ले लो और ले लो। और ये जो पेशेंस है, ये जो झुंझुनवाला का जो पेशेंस है और मार्केट के ऊपर इनका जो फोकस है, ये तो मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं मिला सर लास्ट 30 ईयर्स में, 30-40 ईयर्स। तो वही बात ये कह रहा था कि जितना ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता था, इतना लंबा सोच पाता था, लेकिन इतना लंबा सोचने के लिए शॉर्ट टर्म को इतना अच्छे से देखता था ना, मतलब उसका कोई, मतलब आज तक कोई तोड़ नहीं निकला। मतलब ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था तो सिर्फ फंडामेंटली सोचता था, डेली मार्केट ट्रेंड देखता था, डेली मार्केट ट्रेंड, मतलब डेली मार्केट को फॉलो इतना अच्छे से करता था। वही रामदेव वगैरह को मैं पढ़ रहा था कि क्या ये एक टॉप क्लास बिग बुल है तो फिर क्या हमेशा फंडामेंटली करता था, बट नहीं, इवन इक्वली एक अच्छा ट्रेडर भी था। बट इतना बड़ा इन्वेस्टर था ना, तो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा नीचे मतलब छुप गया था सर, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा ट्रेडर भी था, शॉर्ट टर्म ट्रेड में भी वो बहुत माहिर थे, बहुत माहिर थे। मतलब इसमें जो उनको पर्सनली जानता है वही बता सकता है। হ্যালো, लेकिन हाँ बोलो सर। আমি सर সেদিনকে उनका भी একটা तो एनालिसिस कभी ना कभी फेल हुआ होगा। हाँ बोलो। तो उनका भी तो एनालिसिस कभी ना कभी फेल हुआ होगा। तो हाँ क्यों नहीं हुआ। मार्केट हाँ तो कब अनप्रिडिक्टेबल है। ऑब्वियसली सर, क्यों नहीं फेल होगा। 10 अगर ट्रेड लेते हैं तो उसमें से ऐसा होता है कि 7 सही किया, 3 रिवर्स हाँ चला गया, ऐसा भी हो हाँ सकता है। हाँ जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। হ্যালো, बट जो हाँ बोल सुनिए। আমি সেদিনকে একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম। তো সেখানে বলছে যে আজ থেকে 25 মানে আজাদির 75 ইয়ার্স হলো, আর 25 ইয়ার্স পর 100 ইয়ার্স হয়ে যাবে। তো আজ থেকে যদি তুমি 25 বছর ব্যাকে দেখো বা 50 বছর ব্যাকে দেখো, অনেক কোম্পানি এসেছে যারা এসেছে কিন্তু ডিভলভ হয়ে চলে গেছে। অনেক हम्म, কোম্পানি স্টক মার্কেটেও এসেছে, हम्म, রিভলিউশন হয়ে গেছে, কোম্পানিগুলো নেই। हम्म, কিন্তু সেই টাইমে মানুষ যদি মানে আজ থেকে যদি 10 বছর পিছনে দেখো, মানুষ ভাবতো যে এইচডিএফসি ব্যাংক, এইসব ব্যাংক কি হবে না হবে, ঠিক আছে, প্রাইভেট ব্যাংক। সেই টাইমে কিন্তু স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া লিডিং করতো, हम्म, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। हम्म, তো তখন সেটার কম্পিটিশন নিজেদের মধ্যে ছিল। हम्म, কিন্তু আজকে আলটিমেটলি একটা সার্টেন টাইমের পরে এসে সব কটা সরকারি ব্যাংকের মধ্যে স্টেট ব্যাংক লিডার রয়েছে, हम्म, কিন্তু এইচডিএফসি ব্যাংকের টপের ওপরে রয়েছে। সেই हम्म, টাইমে মানুষ এইচডিএফসি ব্যাংকে বিশ্বাস করতো না। हम्म, মানুষের সোচ আর কনসেপ্টটাকে পুরো চেঞ্জ করে দিয়েছে। আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে মানুষ ভাবছে যে আজকে ইলেকট্রিক ভেহিকেল পেপে কি করবে, মানে অনেকের মধ্যে সোচ এটা যে ऑब्वियसली। ইলেকট্রিক ভেহিকেল পেপে কি করবে। আজকে हम्म, যদি আমাকে যদি সাপোজ ধরো যে লং ড্রাইভে যদি কেউ যায়, মানুষ তো এরকম কনসেপ্ট নিয়ে চলবে না যে আমি 1 ঘন্টা ডিস্টেন্স ছাড়া ছাড়া বা 100 কিলোমিটার ছাড়া ছাড়া আমি একটা করে চার্জিং পয়েন্ট বানিয়ে দেবো। এটা নিশ্চয়ই অবজারভেশন মানুষের মধ্যে থাকবে না। কিন্তু ऑब्वियसली। কোনোদিন মানুষ এটাকেও বুঝতে পারিনি যে আমার থেকে 5 কিলোমিটার দূরে একটা পেট্রোল পাম্প হবে। हाँ सर ऑब्वियस। মানুষ এই কনসেপ্টটাকেও ভাবতে পারেনি, কিন্তু এটা হয়েছে। কিন্তু हम्म, আগামী দিনকে মানে যে বলছে কথাটা সেও বলছে যে আগামী দিনে এটাও হবে, মানুষের কেন হবে সোচটাকে না, বদলে দেবে। কেন হ্যাঁ, তার হবে না। জন্য মানে এখন মানে মানুষের মধ্যে একটা ক্রেজ থাকে না যে এই টাইমের মধ্যে এই জিনিসগুলোকে পারফর্ম করাবো। যেমন একটা টাইমে ছিল যে ব্যাংকিং সেক্টর হু করে ফেলেছে, যেমন আগামী দিনে শুধুমাত্র 2 থেকে 3টে সেক্টর, যেমন হচ্ছে কনজিউমার ডিউরেবল প্রোডাক্ট, আর একখানা হচ্ছে তোমার আইটি সেক্টর, আর একখানা হচ্ছে তোমার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আর একখানা হচ্ছে ব্যাটারি ইন্ডাস্ট্রি। এই ইন্ডাস্ট্রি গুলো টপ পারফর্ম করবে। মানে আমি ওটাই জাস্ট বলতে চাইলাম যে মানুষের মধ্যে কনসেপ্ট মানে এই যে রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালা যে টাইমে অবজারভেশনটা করেছিল, সেই টাইমটার জন্য বিগ বুল ছিল। কিন্তু আজকের ডেটে যদি এই জিনিসগুলো কেউ কেউ যদি অবজারভেশন করে, ঠিকঠাক স্টকের মধ্যে টাকা লাগায়, আলটিমেটলি 25 বছর বাদে হয়তো কেউ একজন বিগ বুল হতে পারে। हाँ नो डाउट होते पारे, बट वही सर, बात तो वही वहीं पर खेल है। क्यों नहीं हो सकता, मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ कि बिग बुल नहीं हो सकता, बट ये एक रेस्पेक्ट है एक रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए।
बट पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, बट पॉइंट तो वहीं पर है कि ये जो राइट टाइम पे राइट सोच है ना, ये सोच के लिए रिस्क टेकिंग पावर एंड इंटरनल नॉलेज, क्या नॉलेज गैदर करने के लिए लोग टाइम देता है आज के डेट में? आजकल सबको तो शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए। दैट इज द बिग क्वेश्चन सर। कौन पढ़ना चाहता है, कौन सीखना चाहता है? पता है आप लोगों को, वॉरेन बफेट आज भी 90 ईयर्स 90 प्लस एज हो गया, टिल टुडे एवरी डे 500 पेजेस पढ़ता है। जब उसका एज कम था डेली 1500 पेज पढ़ता था, डेली 1500 पेजेस। आज की डेट में वो 500 600 के आसपास पेज पढ़ता है। तो यहीं पर तो खेल है सर मतलब। पॉसिबल नहीं है सर, एक दिन में 500 पेज पढ़ना पॉसिबल होता है क्या अब यही सर? देखो, आप पहले ही बोल दिए कि ना नहीं होता। 500 पेज पॉसिबल कैसे होता है? सर यही तो आप नहीं समझ रहे हैं, इसके लिए आपको फिर से विवेकानंद को जानना पड़ेगा। मतलब 500 पेज पढ़ने का मतलब ये नहीं कि 500 पेज एकदम गो थ्रू करो इस तरह से। मतलब 500 पेज का मतलब है कि 500 पेजेस में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको समझने का तौर तरीका। जैसे एनुअल रिपोर्ट होता है ना, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट 500 पेज का ही होता है। अगर হ্যাঁ कब হ্যাঁ अभी ठीक है 300 तो খুব যদি কম হয় তাহলে 300 থেকে हाँ 350। जोर से जो 300 350 एक नॉर्मल बात है। अब कंपनी का एनुअल रिपोर्ट वॉरेन बफेट जैसा लोग, यूनियन वाला जैसे लोग, इनको क्या लगता है आपको एक एक दिन में एक एक एनुअल रिपोर्ट आराम से पढ़ लेगा ये लोग? एक एक क्या, एक एक दिन में दो दो तीन तीन एनुअल रिपोर्ट पढ़ने का ताकत रखता है ये लोग। और मैनेजमेंट को बैक करता था। यूनियन वाला का सबसे बड़ा खेल क्या है कि मैनेजमेंट को बैक करना। ये बात समझना चाहिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है सर, फंडामेंटल का बात है। बट आप बात को समझे, जब टाइटन को वो शेयर, टाइटन का शेयर को जब वो परचेस कर रहा था 5 टाका में, 10 टाका में या 15 टाका में, तो बेसिकली कंपनी को नहीं, मैनेजमेंट को बैक कर रहा है, टाटा को नहीं। टाटा का जो मैनेजर है उनको बैक कर रहा है, जो टाटा को मैनेज कर रहा है। तो आप कंपनी का मैनेजर को बैक कैसे कर पाते हो? आप सोचो, सिर्फ कंपनी के बैलेंस शीट में ही फोकस नहीं कर रहे आप। अब ये नॉलेज इतना आसानी से, कैसे? सुमित तो बोल दिया, बहुत अच्छा बात किया सुमित ने, बट ये जो सोचना और उसको करना, दोनों में ना बहुत अंतर है। मतलब এটা ঠিক। आप, अब तुम बोल रहे हो लेकिन ये सोचो कि जब अगर मैं अभी तुमको बोलूं कि भाई आईडीएफसी बैंक में पैसा लगा दो, अगर मैं तुमको अभी बोलूं कि टाटा मोटर्स में लगा दो, तुमको लगाने के टाइम पे तुम 10 बार सोचने लग जाओगे। 10 बार नहीं होगा, अगर बाई चांस डूब गया तो क्या होगा? ज्यादातर लोग तो ऐसे ही सोचता है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग याद करोगे, मैं अदानी पोर्ट के बारे में बहुत बात किया क्लास में, सुमित को याद है। मैंने टाटा मोटर्स के बारे হ্যাঁ में भी দাদা। लास्ट ईयर बहुत बात किया है ना। कैम्स के बारे में याद है सुमित? ठीक है, हम लोग कैम्स के बारे में बहुत হ্যাঁ बात দাদা। किया। इवन অনেক অনেক কোম্পানি बहुत सारा, শেয়ারের আমরা কথা বলেছি যেগুলো আজকে মাল্টি ব্যাগার হয়ে গেছে। एग्जैक्टली ठीक है, इतना सारा एनालिसिस हुआ है। इवन अदानी विल्मर रिसेंट ट्रेड में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो पॉइंट ये नहीं है कि हम लोग कितना अच्छा बोले हैं, पॉइंट ये है, ये माइंड बनाना पड़ता है। मेरा सिंपल से कहना है, ये करोड़पति बनने का ना जो मेन पॉइंट है, मतलब करोड़पति मतलब स्टॉक मार्केट में सक्सेस का सबसे बड़ा खेल जो है ना, नॉलेज विथ पेशेंस। ठीक है, चाहे आप करोड़ों कमाओ लाखों कमाओ, वो अलग बात है। समय दो, डिसिप्लिन के साथ रहो, आप बन जाओगे। हड़बड़ी से कुछ नहीं होता है। आप सोचोगे कि मैं रातों रात, कुछ नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बाई हार्ट बाई ब्रेन। आपको नॉलेज गैदर करते रहना है, और नॉलेज गैदर करने के बारे में ना कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ज्यादातर लोग, जैसे उस दिन मेरे को एक बंदा बोल रहा था कि फोन किया था, मेरे को पूछता है कि आप लोगों का स्टॉक मार्केट का कोर्सेज कितना दिन का है? तो मैंने बोला कम से कम 3 महीना, मैक्सिमम 6 महीना का तो होता ही है। तो बोलते हैं बाकी लोग तो 5-7 दिन में करा देते हैं, आप 3 महीने में क्या पढ़ा देते हो? अब मैं उनको क्या बताऊं? अब 5-6 दिन में क्या पढ़ाई हो सकता है और 3 महीने में क्या पढ़ाई हो सकता है, ये तो जो पढ़ता है उसी को पता चले। ठीक है, तो अब ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का मैटर है, और ये ना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक का मैटर है। झुंझुन वाला के पास जो इन्फॉर्मेशन था, वो इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों के पास भी था, तो फिर बाकी और लोग झुंझुन वाला क्यों नहीं बना? क्या नॉलेजेबल पर्सन का कमती था क्या? क्या मोतीलाल oswal, क्या एचडीएफसी सिक्योरिटीज, क्या फिर मतलब यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग नहीं बैठे थे? पर हर कोई झुंझुन वाला क्यों नहीं बन पाया? ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। हाँ, आज झुंझुनवाला को हम लोग 2002 के बाद या 2000 के बाद ज्यादा जाने। 2000 से पहले झुंझुनवाला बिग बुल नहीं था। तो 1978 से जिनका जर्नी चालू हुआ था, 1980 से जिन्होंने अपना स्टॉक मार्केट जर्नी चालू किया था, वो सक्सेसफुल बना 2000 के बाद जाके। 2000 के बाद लोगों ने झुंझुनवाला को बिग बुल माना, पर 1980 से 2000 का जर्नी बिग बुल नहीं था वो। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को?
अब 20 साल का एक लंबा पीरियड है, ऊपर से चार्टर्ड का पढ़ाई किया है, ये बात भूलिए मत। तो चार्टर्ड का पढ़ाई और भी लोग किए हैं, बहुत सारा लोग है चार्टर्ड का पढ़ाई किया है, लेकिन क्या हर कोई इस तरह से एनालिसिस कर सकता है? सर यही सोच है, समय है, सोच है, ये सब आपको देना पड़ेगा। फिर देखना एक डिसिप्लिन में से हर कोई बन सकता है, हर कोई बन सकता है, बस खोज में होना चाहिए। आपको सीकर्स बनना चाहिए। सीकर्स समझते हो? जो सच ढूंढता है और अपने आप पे भी ज्यादा भरोसा करता है किसी और से, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी फेलियर नहीं हो सकते, आप फेलियर हो सकते हो, बट अपने फेलियर में खुद के प्रति कॉन्फिडेंस लैग नहीं, खुद के प्रति कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए। बट इतना ये मेंटेलिटी बिल्डअप करना ना इतना आसान चीज नहीं, कहना बहुत आसान। मैं खुद को भी पूछता हूँ कभी कभी, मैं भी कोशिश करता हूँ, बट कोशिश करना एक चीज है, कोशिश करने से, वो बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बट सर वही चीज मैं हमेशा एक चीज में ही कोशिश ज्यादा करता हूँ। मैं आज तक स्टूडेंट्स को भी यही बोल के आया हूँ कि सर टाइम दो, पढ़ाई करो, नॉलेज गैदर करो, मार्केट के साथ रहो, आप एक ना एक दिन जरूर बनो। बट पेशेंस लेस जैसे ही हो जाओगे ना सर, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, मतलब होगा ही नहीं। ठीक है, वही बात तो सर, रामदेव अग्रवाल भी तो इतना सक्सेसफुल है, इतना बड़ा कंपनी बनाया मोतीलाल ओसवाल, बट वो जूनियर वाला नहीं बन पाया। वही बात वो अपने इंटरव्यू में बार बार बोल रहा था, उसका इतना क्लोज फ्रेंड है, बोले हम लोग क्यों नहीं बन पाए जूनियर वाला, बिकॉज जूनियर वाला का जो पेशेंस था, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू था, ये बिल्डअप करना कोई आसान बात है नहीं। जैसे देखो, चलो RSI में आ जाओ। ज्योति, समझ में आ रहा है ऐसा? बोलो। यस सर। ऐसे हम लोग क्लास में बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की क्लास में भी बहुत सारा केस स्टडीज किए थे, अगर आप एक बार गो थ्रू करोगे ना, सारा का सारा, नज़ारा टेक्नोलॉजी से लेके, ठीक है, कितना सारा कंपनीज के बारे में हम लोग बात किए थे, इंटर टेक्नोलॉजी से लेके, मतलब आज वो लोग मल्टी वैगर बन गए, और जो भी लोग उसको होल्ड करके रखा है, ठीक है, अब जस्ट देखो एक बार, ठीक है, जस्ट देखो एक बार वो स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंचा। एक स्टॉक आप ऐसा दिखा दो, ठीक है, जो लैग है। इवन पेटीएम के बारे में भी मेरा जो सोच था, वो भी मैं उस पर अभी भी टिका हुआ हूँ कि पेटीएम बढ़ेगा। पेटीएम का जो शॉर्ट टर्म जो फॉल हुआ है, उसके पीछे कुछ रीजन बना है, पेटीएम भी बढ़ेगा, ये भी मैं श्योर हूँ। पेटीएम, इवन जो लोग पेटीएम को गिरने के बाद लिया है, ठीक है, इवन किसी ने अगर पेटीएम को 500 550 रेंज में भी ले लिया, तो उसको भी चिंता करने का तो कोई जरूरत नहीं। पेटीएम 1000 1500 के पास जाएगा ही जाएगा, आप देखो आप, ठीक है, फिर वो अपना IPO लेवल को भी क्रैक करेगा 2025-26 के अंदर, और उसके बाद पेटीएम को रोकना मुश्किल है। मतलब ये परसेप्शन है, बाकी समय बताएगा। जैसे अदानी विल्मर, ठीक है, जैसे एक स्टॉक आ रहा है सर, सीरमा SGS टेक्नोलॉजी बोल के, मेरे को इसमें लिस्टिंग गेन का पूरा भरोसा है, ठीक है, पूरा भरोसा है, কিসের लिस्टिंग गेन কোম্পানি देगा। দাদা? ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये मादरबोर्ड वगैरह ये কি सब बनाता है। ম্যানুফ্যাকচারিং করে? ये ও टेक्नोलॉजिकल जो আচ্ছা। आज के डेट में जो हार्डवेयर होता है ना कंप्यूटर वगैरह में, फिर तुम्हारा अलग अलग जो, इसके ऊपर मैंने एक केस स्टडीज क्लास लिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, आप देख सकते हो, मैंने इवन स्टेटस में भी लगाया है, पर चेक कर लो। बेसिकली क्या इनका नाम बोले सर इसका? सिरमा टेक्नोलॉजी, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी, सिरमा? सिरमा। सर सिरमा या एप्लीकेशन सिग्मा? डेट, हाँ, सिरमा, सिरमा, SYRMA। हाँ बोलो। एप्लीकेशन डेट खत्म हो गया। कल तक है सर, कल तक है। বলছো তোমার কথা বিশ্বাস করে লাগিয়ে দেবো? আমার কথায় বিশ্বাস করে কেন লাগাবে? নিজের কথায় আমি বিশ্বাস এখনো থাকলে তবে লাগাবে। আমি এখনো দেখার টাইম পাইনি। আজ তাহলে ছুটিতে আছি, দেখে নেবো তারপর লাগাবো। लिस्टिंग गेन तो देगा सर, लिस्टिंग गेन अगर मतलब आसपास में भी रहेगा, बट इतना मैं बोल सकता हूँ अभी। और खत्म हो गया लग रहा है क्या आज? আমাকে আমাকে সাবস্টিটিউট কোম্পানি বলো, তারপরে ওই সাবস্টিটিউট কোনো কোম্পানি আছে মার্কেটে? डिक्सन। বিগ ফান डिक्सन में হবে भी না? डिक्सन में भी बोला था सर। আজ ডিকফানের ইয়েটা খোলো তো দেখি, হাইকটা দেখি কিরকম আছে। अरे बाबा डिक्सन छोड़, डिक्सन हम लोग 2019 में बात किया था सर। আরে না রে বাবা, জিজ্ঞেস 1%। डिक्सन देख, डिक्सन जब আরে आया था, আজকের চারটা খোলো না, ওয়ান ডে চারটা খোলো। आज के चार, फिर भी इन लोगों का अलग अलग थोड़ा पैरामीटर अलग है, ठीक है, मतलब कोई कुछ प्रोडक्ट बनाता है तो कोई कुछ और प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। ये डिक्सन का आज का है, अभी तो मार्केट बुलिश है सर,
ঠিক আছে, আজ আজ ক্লোজ হয়ে গেছে যে আইপিওটার কথা বলছো? नहीं क्लोज হয়নি, চলছে। सिरमा एसडीएस मोस्ट प्रोबेबली कम से कम 20+ तो लिस्टिंग करेगा, बाकी शॉर्ट टर्म गेन है इसका। 15% কাছে, 20% হবে না, দেখে নি है? अरे এক্সপেকটেশন। जो भी हो, थोड़ा सा समय के साथ। फिर एक कंपनी था, याद होगा तुम लोगों को, इसके बारे में भी मैंने बात किया था क्लास में, वो था आपका, क्या नाम है उसका कंपनी का, अरे ये वो था ऑटोमोबाइल के ऊपर काम करता है, ये सोना BLW, याद है सुमित? बहुत बार হ্যাঁ, बात এ किया। সোনা সোনা, এটা সোনা, নামেও সোনা, কাজেও সোনা, तब भी দুটোই बोला था, সোনা। ठीक है, सोना BLW में भी मैंने সোনা बोला था कि সোনা কম স্টার। सोना कॉमस्टार, ठीक है। ये চার্জিং কোম্পানি। अभी হ্যাঁ, भी এটা ग्रुप, নিয়ে রাখো, এটা নিয়ে अभी भी রাখো। स्टॉक मार्केट ग्रुप खोलोगे तो अभी भी उसका एनालिसिस तुम लोगों को मिलेगा, হ্যাঁ, নিয়ে ठीक है। রাখো। আর 300, আমার স্টকটা, আমার 350 স্টকটা में आया था, 350 में আমার आया था, हाईएस्ट गया था 800 में, सोचो एक बार। ये ज्यादा আমার पुराना नहीं है, ये 2021 का ही है। হ্যালো, हाँ बोल। আমার স্টকটাও নিয়ে রাখো। নকরি.com কে পুরো কিনে নিয়েছে ইনফো এজ, দেখো, हाँ इनफोइस খুলে तो দেখো। हम तो अनेक दिन ধরেই বলেছি, তুমি জানো। অনেক দিন, অনেক দিন, इनफोइस আজকে अनेक, না। इनफोइस बहुत अच्छा किया है, इसके দু ऊपर भी हम হাজার लोग क्लास में, हाँ, হ্যাঁ, আটের इसके ওপর ऊपर भी बहुत লেভেলে আমি चर्चा है। বলেছিলাম কিনতে, 1800 টাকা। আর এখন ভাবো, আমি কিনবো 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 করে কেনাই হলো না। इन्फोएज के बारे में भी देखना है, ग्रुप में यूट्यूब में मिलेगा तुम लोगों को, इन्फोएज नौकरी.com के बारे में स्पेशल केस स्टडीज। तब ये चल रहा था मेरे हिसाब से 1800 नहीं আমি যখন বলেছি नहीं, 1800 मैंने থেকে मैंने जब 2000। किया था बाद में क्लास जब लिया था तब वो 3000, 3000 समथिंग ऐसा कुछ चल रहा था। ठीक है सर, ओके, ये सब फंडामेंटल में बहुत बात होगा सर, चलो RSI देखते हैं। ठीक है, झुंझुनवाला जी याद आया तो थोड़ा बात हो गया सर, ठीक है चलो। अच्छा, वापस आ जाते हैं। सर बोल रहे हैं कि जीरोधा में कितना इंडिकेटर लगा सकते हैं आप मैक्सिमम? जीरोधा में इंडिकेटर कितना लगा सकते हैं, मतलब आप जैसे जैसे यूज करोगे उस हिसाब से लगा देना, उसमें क्या है। नहीं, जैसे कि मेरे पास ट्रेडिंग व्यू है हाँ सर, जैसे कि हम आपका मूविंग एवरेज लगाए, ठीक है, एक और इंडिकेटर लगाए, वो वाला, फिर उसके बाद एक और इंडिकेटर लगा रहे थे, अलाउ नहीं कर रहा था, मतलब मैक्सिमम 3 इंडिकेटर ज्यादा यूज नहीं कर सकते हम देखो सर, फ्री वाले मेरा में। मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट तो ऐसा काम नहीं करता। मैं जब काम करता हूँ बेसिकली मैं चेकलिस्ट के हिसाब से करता हूँ। मेरे को वो इंडिकेटर लगा के इतना सारा झमेला करके मेरे को ट्रेड करना एकदम पसंद नहीं। मैं चेकलिस्ट देखता हूँ, जब मैं श्योर हो जाता हूँ, मार्केट मूवमेंट ट्रेंड फॉलो करता हूँ। मैं ज्यादा ना वो कॉपी बुक कॉन्सेप्ट में काम कम करता हूँ। मैं बेसिकली कोशिश करता हूँ कि जो मेरा चेकलिस्ट है उसके हिसाब से अगर मेरे को समझ में आ जाता है, मैं ट्रेड लेता हूँ और एकदम बैठे बैठे बोलता हूँ। आप लोगों को क्लास में भी मैंने दिखाया, ठीक है। तो चेकलिस्ट अब आप बताए नहीं ना, अभी बाद में बताएंगे ना। हाँ, अभी चेकलिस्ट चल रहा है तो मैं पूरा डिटेल्स बात कर रहा हूँ अभी। ऑलरेडी 3 चेकलिस्ट तो हो गया, ठीक है, 3-4 चेकलिस्ट हो गया। अब इंडिकेटर्स खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट में 6, टोटल 6 पहला है चेकलिस्ट सर होता है। सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहले आता है दूसरा, कैंडल स्टिक्स, हाँ ठीक है, कैंडल, कैंडल, फिर फिर आता है सपोर्ट। वॉल्यूम, ठीक है, फिर आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर आता है मूविंग एवरेज, ठीक है, और फिर आता है इंडिकेटर्स, और फिर लास्ट में कुछ आपको होगा, कुछ और भी पॉइंट्स है मैं आपको बताता हूँ। टोटल 6 चेकलिस्ट होता है टेक्निकल। ये 6 चेकलिस्ट जब आपको सपोर्ट करेगा, आप हमेशा ट्रेड लोगे तो आपको हमेशा सक्सेसफुल करेगा। ठीक है, चलो RSI में बात को कंप्लीट करने दो। सिंपल सिंपल चीज़ों पे भरोसा रखो सर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में मत जाओ। मार्केट ऑलवेज आपके लिए काम करेगा। और झुंझुनवाला साहब से और एक चीज़ आपसे आप लोग सीख सकते हो कि उनके हिसाब से मार्केट इज ऑलवेज राइट, ठीक है। मार्केट जो कहता है वो सही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मार्केट जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल पे, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। बोल तो नहीं गए सर, ये सब एजम्पशंस हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं। सेम वर्ड्स आप झुंझुनवाला जी के भी किताब में देखोगे, अगर किताब पढ़ते हो या फिर कभी उनका इंटरव्यू सुनते हो, ठीक है। सेम बात करता है कि मार्केट जो बताते हैं सही बताता है, इसका मतलब यही है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सब पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो फिर लीडिंग एंड लैगिंग, अब इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और फिर RSI कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी देख लीजिए।
Leading indicator leads the price, meaning usually signals the occurrence of reversal or a new trend in advance. While this sounds interesting, you should note not all leading indicators are accurate. Leading indicators are notorious for giving false signal. Therefore, the traders should be highly alert while using leading indicators. In fact, the efficiency of using leading indicators increases with trading experience. ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ आप इंडिकेटर्स को समझोगे और अच्छे से, ये जितना समय दोगे मार्केट में धीरे धीरे समझ आएगा। अभी हमसे मैं बात करूंगा ऑस्किलेशन के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स आर कॉल्ड ऑस्किलेटर्स। ठीक है, ज्यादातर जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली ऑस्किलेटर्स होते हैं। एज दे ऑस्किलेट विद इन अ बाउंडेड रेंज, ठीक है, इसको ऑस्किलेट भी बोलते हैं। बेसिकली एक अपने रेंज पे घूमता है, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही आर्थ का ऑस्किलेशन दिखा रहा था। ठीक है, आर्थ कैसे ऑस्किलेट करता है मैं वो भी दिखा रहा था। एग्जैक्टली उसी तरह से एन ऑस्किलेटर ऑस्किलेट्स बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 0 to 100 अगर एक रेंज बना लेते हो उसके बीच में ही ये घूमेगा। सिमिलरली अगर आप देखते हो कि ऑस्किलेटर्स रीडिंग 55 से 70 एटसेट्रा, ट्रेडिंग इंटरप्रिटेशन भी वैरी करता है। तो अगर 0 से 100 के बीच में आपका मार्केट है, ठीक है, इट्स लाइक दिस, ये है 0 लेवल एंड दिस इज 100 लेवल। अब 0 से 100 के बीच में आपका मार्केट ऑस्किलेट करेगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 0 से 100 के बीच में ऑस्किलेट कर रहा है, और इसमें आप कभी देखोगे कि ये 30 से नीचे है, कभी आप देखोगे कि 30 से 70 के बीच में। ठीक है, जैसे ये निफ्टी 30 से 70 के बीच में लास्ट 14 डेज का ये हिसाब आपको दिखा रहा है। ठीक है सर, 14 डेज नहीं, उससे भी ज्यादा है, डे वाइज है। ठीक है, अप्रैल मई जून के हिसाब से पूरा लास्ट कुछ वीक से है। अब कहने का मतलब यही है सर कि ये जो 0 से 100 के बीच में ये जो ऑस्किलेट कर रहा है, और उसमें कभी ये 30 के नीचे है तो कभी ये 70 के ऊपर है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है, ये फिर एक ट्रेडर के लिए क्या मायने रखता है। जैसे यहाँ पर बता रहे ना 55, 70 एटसेट्रा, ट्रेडिंग इंटरप्रिटेशन क्या होगा। अब इसमें आपको दो चीज समझना पड़ेगा, लैगिंग और लीडिंग। लैगिंग इंडिकेटर ऑन द अदर हैंड लैग्स द प्राइस, meaning it usually signals the occurrence of a reversal or a new trend after it has occurred. आपको ऐसा लग रहा होगा, you may think what would be the use of getting signal after event has occurred? घटने के बाद सिग्नल लेके क्या करेंगे? Well, it is better late than never. सर ऊपर का पैराग्राफ छूट गया है। कौन सा? यही तो बोला मैं, लैगिंग नहीं इंडिकेटर, इसका ऊपर वाला, मेजॉरिटी लीडिंग इंडिकेटर्स बोला तो। इसका ऊपर वाला सर, नोटोरियस सिग्नल से लिखा जो लीडिंग इंडिकेटर नोटोरियस फॉर गिविंग फॉल्स सिग्नल। हाँ, नोटोरियस है, मतलब वो कभी कभी आपको गलत सिग्नल दिखाता है। Therefore, traders should be highly alert while using leading indicators. तो अगर सर फॉल्स सिग्नल दिखाता है तो इसके लिए सेफगार्ड के लिए क्या करेंगे फिर? वही तो बता रहे, देखो तो सही, पूरा बात अब खत्म नहीं होने देते, थोड़ा वेट कर थोड़ा वेट कर जाओ, पूरा सुन लो, तो आधा भी नहीं हुआ। अच्छा, इट इज बेटर लेट देन एवर। तो जब भी आपको सिग्नल मिले उसको आप दिमाग में रखिए। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैगिंग इंडिकेटर इज द मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सबसे पॉपुलर लैगिंग इंडिकेटर माना जाता है। यू माइट बी वंडरिंग, आपको ऐसा लग सकता है मूविंग एवरेज इज एन इंडिकेटर इन इटसेल्फ। While we discussed it, even before we discussed the indicators, मतलब indicators को बताने से पहले मैंने मूविंग एवरेज प्रीवियस लेक्चर्स में बताया। इसके पीछे मेन रीजन है कि ये कोर कॉन्सेप्ट है, इट फाइंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब मूविंग एवरेज का एप्लीकेशन किसके साथ होता है? आरएसआई के साथ होता है, एमएसीडी के साथ होता है, स्टोचस्टिक के साथ होता है। ठीक है, आरएसआई जो मैं भी आज बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एमएसीडी स्टोचस्टिक दोनों बताऊंगा। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। Hence, for this reason, we discussed moving average as a standalone topic, जो मैंने already बता के आया। So, before we proceed further in understanding individual indicators, I think it is good idea to understand what a momentum means. Indicators को समझने के लिए momentum समझना पड़ता है। What is momentum? Sir, momentum is the rate at which the price changes. छोटा-छोटा बात है सर, प्लीज बात को गौर कीजिएगा। स्मॉल मैटर्स है, ज्यादा बड़ा बात समझ के कोई फायदा नहीं है। मार्केट छोटा छोटा मैटर पे ही रिएक्ट करता है। मार्केट फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइस 100 है आज, और ये 105 पे गया है, नेक्स्ट डे 115 पे गया है, एंड द डे आफ्टर वी से द मोमेंटम इज हाई एज द स्टॉक प्राइस हैज चेंज्ड बाय 15% इन जस्ट 3 डेज। 100 से 115 पे गया है 3 दिन में, ऐसा रिसेंटली बहुत हुआ है। However, if the same 15% change happened over let us say 3 months, जो 3 दिन में हुआ है, अगर ये 3 महीने में होता तो हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम लो है।
और 3 दिन में 100 से 115 हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम हाई है। तो द मोर रैपिडली द प्राइस चेंज द हायर द मोमेंटम। जब मार्केट में किसी स्टॉक में हाई रेट में प्राइस चेंज होता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं उसको कि मोमेंटम, हाई मोमेंटम स्टॉक, ठीक है। सिमिलरली अगर स्लो मूवमेंट है तो स्लो मोमेंटम है, जैसे आईटीसी का स्टॉक, ठीक है, थोड़ा स्लो मूव करता है, ठीक है। अदानी का स्टॉक हाईली मूव करता है, जब भी होता है हाई मूव करता है, बाकी टाइम पे साइडवेज रहता है, ठीक है। ऐसा और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, मैंने बस ऐसे ही एग्जांपल के लिए बताया आपको, आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अदानी बताया ना, अदानी जब जब मोमेंटम लिया है, इवन रिसेंटली पेटीएम भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको, अच्छा डिक्सॉन में भी ऐसा हुआ है सर, ठीक है, हाई मोमेंटम दिया है, जब गिरा है तो गिरा है, जब बढ़ा है तो बढ़ा है। ये बड़ा बड़ा कैंडल उसका बेसिकली गवाह है सर। ये जो बिग बिग कैंडल बीच बीच में आता है ना, टेक्नोलॉजी स्टॉक है, ठीक है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बाद में बात कर लूंगा। मैं आपको अदानी के बारे में बताता हूँ। अदानी पोर्ट में एक न्यू बाइंग जोन बन रहा है सर, आप लोग देख सकते हो। एक्चुअली इसके ऊपर बेसिकली ट्रेड लिया था, इसलिए मैं याद है मुझे। मोमेंटम देख रहे हैं आप, ये मोमेंटम बनाया है सर अदानी पोर्ट में, ये मोमेंटम बनाया है। अब अदानी पोर्ट में ऐसा मोमेंटम आता है, ये अदानी पोर्ट का एक खासियत है। ये जब भी, अदरवाइज ये साइडवेज रहेगा, ठीक है, जैसे बहुत दिन तक ये साइडवेज मार्केट में बहुत दिन रहा, ठीक है। फिर ये देखो, ये देखो, ये लास्ट कुछ महीनों से भी साइडवेज लेवल में चला, फिर देखो मोमेंटम लेना स्टार्ट किया, ठीक है। अब आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि मोमेंटम कब आ रहा है स्टॉक, चाहे वो अदानी विल्मर हो, इसमें बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको, बट अभी आप थोड़ा समझो बात को कि मोमेंटम क्या है। अब यही चीज आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें आरएसआई कैसे काम करता है ये पहले सुनो। आरएसआई का फॉर्मूला क्या है और कैसे कैलकुलेशन होता है। The relative strength index or just RSI is a very popular indicator developed by J. Wallace Wilder, ठीक है, इनका थ्योरी है ये, ठीक है, J. Wallace Wilder, इनका थ्योरी है RSI. RSI is the leading momentum indicator which helps in identifying a trend reversal. RSI indicators oscillates between 0 and 100 and based on the latest indicator reading, the expectation on the markets are set. Relative strength index can be a bit misleading as it does not compare relative strength of two securities, but instead shows the internal strength of the security, चाहे वो स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो। मोस्ट पॉपुलर लीडिंग इंडिकेटर्स में से एक है सर, व्हिच गिव्स आउट स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ साइडवेज एंड नॉन ट्रेंडिंग रेंज। मतलब जिस टाइम पे मार्केट में साइडवेज दिखता है या फिर ट्रेंड नहीं आता है, इस टाइम पे आरएसआई फॉलो करके आप ट्रेंड पैटर्न बना सकते हो, आप ट्रेड पैटर्न बना सकते हो। फॉर्मूला क्या है सर, आरएसआई का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आरएस, जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है क्या, एवरेज गेन बाई एवरेज लॉस। सर फॉर्मूला नजर आ रहा है आप लोगों को, प्लीज टेल मी, क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है सर आप लोगों को? हाँ सर, सर ये एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस कैसे निकालेंगे? वही सिखाएंगे सर, चलिए देखिए। एवरेज गेन और एवरेज लॉस कैसे देखें, तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। मानो कि स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं 99 पे, फर्स्ट दिन पे, मतलब जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो उस दिन स्टॉक का प्राइस 99, आप कोई भी स्टॉक उठा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये एग्जांपल। इन दिस पर्सपेक्टिव कंसीडर द फॉलोइंग डेटा पॉइंट्स, इसमें कुछ डेटा पॉइंट्स लीजिए। डेटा पॉइंट्स क्या है सर, तो जैसे मानिए कि फर्स्ट दिन 99 है, सेकंड दिन मार्केट क्लोज हुआ 100 पे, ठीक है, तो 99 से 100 पे क्लोज हुआ, मतलब एक दिन खत्म हुआ तो 99 से स्टार्ट हुआ था, 100 पे खत्म हुआ, तो कितना गेन कर लिए, 1, ठीक है, गेन कितना हो गया आपका, 1। अच्छा लॉस कुछ हुआ है क्या, 99 से 100 में कोई लॉस है क्या, नहीं, तो लॉस इज 0, गेन इज 1। 100 से 100 2 का गेन, 0 का लॉस। 2 से 5 3 का गेन, 0 का लॉस। 5 से 7 2 का गेन, 0 का लॉस। 7 से 3 जब मार्केट 107 से 103 में चला गया, 0 का गेन, 4 का लॉस। क्लियर है? हेलो, ये बात क्लियर है सर? प्लीज टेल मी। हाँ सर। ठीक है, सिमिलरली
3 से फिर से 100 में गया, अगेन 0 का गेन, 3 का लॉस। 100 से 99 पे गया, 0 का लॉस, 1 का गेन। 99 से 97, 0 गेन, 2 लॉस। ठीक है, इस तरह से चलते 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 सारा का सारा खेल होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे मार्केट में स्टॉक का प्राइस अप एंड डाउन होता जाएगा, उस तरह से आप अपना गेन और लॉस भी ढूंढते जाएंगे। तो 100, 10, 100, 18 तक ऐसा हुआ है। लास्ट में जाके आपको एक टोटल अमाउंट मिलेगा। ये 14 डेज का डेटा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर 14 डेज है, आप इसको 24 ले लो, 34 ले लो, 20 ले लो, आपकी मर्जी, आप जितना दिन का देखना चाहते हो। ऐसे 14 डेज इज वेरी पॉपुलर। सो इन द अबव टेबल हम लोगों ने ये देखा कि 29 गेन है, 10 लॉस है। तो 29/14 करोगे तो एवरेज गेन हो जाएगा, है ना, और 10/14 करोगे तो एवरेज लॉस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया सर? एवरेज गेन और एवरेज लॉस कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बताया। समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताइए मुझे। हाँ सर। तो 29/14 करने से जैसे आपको एवरेज पॉइंट गेन आ गया, एवरेज पॉइंट लॉस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो 2.07 इधर आ गया 0.714। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 2.07 डिवाइडेड बाई 0.714 इक्वल्स टू हो जाता है आपका 2.8991। करके देख लो, आ जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अब इसको अगर हम फॉर्मूला में पुट करते हैं RSI का, तो मेरा RSI क्या आता है, देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2.8991। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। और अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करते हो तो आपका RSI आता है 74.3531। मतलब हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 74 में चल रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? सर एक क्वेश्चन है। यस सर, बोलिए। सर ये तो डे वाइज का आप ले लिए सर, अगर हम टाइम फ्रेम छोटा ले लें, मान लीजिए हम 1 आवर में ले लें या 30 मिनट्स में ले लें, तब हाँ। मेरा जो आप 14 बताए थे वो कितना रहेगा? 14 आवर का हो जाएगा। आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाके आप इसको डे को चेंज करके आवरली कर दीजिए। ठीक है, ये आवरली चार्ट है, तो कट कर देता हूँ, जाता हूँ, RSI करता हूँ। ये जो मुझे शो कर रहा है ना, ये बेसिकली ये भी 14 आवर के, ये बेसिकली आवरली बेसिस में आपको पॉइंट बता। ठीक है, ये देखिए अगस्त का ही सिर्फ डेटा पॉइंट है यहाँ पर, देख पा रहे सर? हाँ सर, अगर और छोटा छोटा टाइम फ्रेम ले ले, आधा घंटा का, अपना 30 मिनट्स या 50 मिनट्स। आप जैसा करोगे वैसा आ जाएगा, आप जैसा करोगे वैसा आ जाएगा। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे, जैसे कैंडल कितना का शो करेगा, मान लीजिए हम हाफ एन आवर कैंडल ले रहे हैं, आप देखिए, ठीक है, तो आप वो चेक कीजिए। कितना नंबर कैंडल्स का एवरेज है? अब मैंने यहाँ पर आधा घंटा का लिया, तो ये जो भी दिखा रहा है आधा आधा घंटा का दिखा रहा है। मतलब ये जो भी कैंडल स्टिक्स हैं, ये हाफ एन आवर का कैंडल स्टिक्स है, तो आपको हाफ एन आवर से सारा का सारा दिखा रहा है। देखिए डेट के हिसाब अच्छा से सर, RSI का ऊपर में लेफ्ट साइड में लिखा है 14, मतलब 14 बाय डिफॉल्ट है सर? 14 बाई डिफॉल्ट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगता है, बस अपने हिसाब से कर लीजिए। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो थोड़ा सा सोचिए, ये मेन बात है। मेन बात वही है सर कि इसको यूज़ कैसे करना है। पुट तो कर देंगे, बट पुट करने के बाद यहाँ से हमें मिलेगा क्या? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये चीज़ तो देख ही लिए सर। अच्छा, ज्योति को समझ में आया? ज्योति है, सुमित का तो आवाज़ नहीं आ रहा है, लगता है गया। ज्योति आवाज़ समझ में आ रहा है ज्योति? यस सर। तो लुक सर, ये देखिए, ये 0 से 100 का रेंज है। मैंने जो अभी निकाला, जो कैलकुलेशन निकाला, उसमें मेरा आया सर 74। मतलब 70 to 80 के बीच में मेरा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक है, RSI दिखा रहा है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि रेंज हायर है क्या? यस, हायर रेंजेस, नो डाउट हायर रेंज। अब हायर रेंज में आपको क्या सोचना है और लोअर रेंज में आपको क्या सोचना है? तो एज यू सी, RSI कैलकुलेशन इज फेयरली सिंपल। इसमें ज़्यादा सिंपल मैथ्स है
ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग RSI इज टू हेल्प द ट्रेडर आइडेंटिफाई ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट प्राइस एरिया। मतलब क्या ये ओवर सेल एरिया में है कि क्या ये ओवर बॉट एरिया में। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे करेंट निफ्टी को देखोगे तो ये ओवरबॉट जोन में ही चल रहा है, ओवर बाइंग जोन में चल रहा है। अगर जैसे जब ये यहाँ पर था, मतलब जून के बीच में, जून जुलाई के बीच में जब था, तो ये ओवर सेल जोन में था। ठीक है। अब झुंझुन वाला का क्या मानना है, जब सब बेचता है तब बाई करो और जब सब खरीदता है तब सेल करो। ठीक है, लेकिन सर नॉट ऑलवेज, हाँ समझना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड काम करता है। अब ये तो मैं बस झुंझुन वाला साहब का एक सिंपल सा लाइन स्टेटमेंट को उठाया। आज मैं थोड़ा याद करूंगा उनको, क्योंकि हम लोग उनके डेथ के बाद ये पहला क्लास चल रहा है तो बार बार याद आ रहा है मुझे। ठीक है तो पॉइंट इज सर क्या है कि ओवर बॉट और ओवर सेल जोन तो ठीक है, लेकिन क्या ओवर सेल में आप, यहाँ पे ये ओवर सेल चल रहा है, ओवर सेल जोन में क्या करोगे आप, सेल कर दोगे, बाई कर लोगे क्या? नो, नॉट ऑलवेज। अब ओवर बाइंग जोन में कि बाई नहीं करना चाहिए, जैसे ये ओवर बॉट जोन है तो ओवर बॉट जोन है क्या कि फिर आपको सेल कर देना चाहिए? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। अब यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि ओवर बॉट जोन में भी क्या बाई बन सकता है, या ओवर सेल जोन में, ओवर सोल्ड जोन में क्या सेल बन सकता है, या फिर बाई बनना चाहिए। अब क्या करना है वही आपको मैं बताऊंगा, धीरे धीरे समझिएगा। ठीक है, कब क्या करना चाहिए। तो ओवरबॉट इंप्लाइज दैट द पॉजिटिव मोमेंटम इन द स्टॉक इज सो हाई। ओवरबॉट क्यों होता है? जब पॉजिटिव मोमेंटम सो हाई, जैसे कि निफ्टी का करंट सिचुएशन, ठीक है, इट मे नॉट बी सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग एंड हेंस देयर कुड बी अ करेक्शन, देयर कुड बी अ करेक्शन, नॉट श्योर। ठीक है, देयर कुड बी अ करेक्शन, हो सकता है या होता है। Likewise, an oversold position indicates that a negative momentum is high heading to a possible reversal. मतलब बहुत ज्यादा डाउन में चला गया, अब तो अप होगा। सिमिलरली एक चार्ट है यहाँ पर, आप देखो सिप्ला का, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या होता है। दिखाई दे रहा है सर? प्लीज चल में। इसका RSI कितना बता रहा है सर? ये देखो, ये 0 है, ये 100 है। RSI कितना बता रहा है? ये जो करंट कैलकुलेशन में RSI कितना बता रहे हैं सर? 72 दिख रहा है सर आप लोग? ठीक है, 72.14 का RSI बता रहा है, मतलब करंट जोन जो है। नाउ इसके साथ कैंडल का क्या कनेक्शन है ये देखो। एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन बनता है सर कैंडल का भी। जब मार्केट में RSI 26.8 चल रहा था तब क्या हुआ था? ये हाईएस्ट लेवल ऑफ RSI है 81 का, तब क्या हुआ था? और करंटली जिस एरिया में मार्केट चल रहा है, दैट इज 72 में जब मार्केट चल रहा है, RSI जोन चल रहा है, तब क्या हो रहा? और उसके साथ रिलेटेड कैंडल का क्या सिचुएशन है, इसको आप देखो, इसको देखो। जब मार्केट 26.8 था, ये कौन सा कैंडल बना है, कौन बताएगा मुझे? एनगल्फिंग पैटर्न बना है सर। सर बुलिश इंगल्फिंग ना? यस सर। सर बुलिश इंगल्फिंग हमें क्या सिखाता है? प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा और बुलिश इंगल्फिंग में मार्केट में अप ट्रेंड क्रिएट होता है। मतलब ये एकदम श्योर शॉट एक ट्रेंड है ना सर, 100% श्योर शॉट ट्रेंड है। जो ये सिचुएशंस को समझ लेगा तो उसको कौन रोकता है सर? उसे कौन रोकेगा? अगर वो 372 384 में भी खरीदता है, अगर बाई उसका 384 में भी, अगर वो 380 जोन में बाई करता है, तो ऑलमोस्ट 460 में जाके सेल करेगा, 460 में जाके सेल करेगा विद इन फ्यू डेज, फ्यू वीक्स। क्वेश्चन इज दैट ये आपको समझना पड़ेगा सर। RSI जोन एंड कैंडल स्टिक जब आपको एकदम प्रॉपरली मैच करेगा, देखो सर एकदम प्रॉपर मैच किया। अब यहीं पर आपको देखना, ये 14 पीरियड का है, 14 पीरियड्स का RSI है। इफ यू नोटिस RSI scale, you will realize its upper bound is 100 and lower bound is 0. However, 100 and 0 are not visible in the chart, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये दिखेगा नहीं। तो when RSI रीडिंग इज बिटवीन 30 to 0, सर अगर RSI का जो एरिया है वो अगर 30 से 0 के अंदर है ना, इसका मतलब कि ये ओवरसोल्ड जोन में। ठीक है, अब ओवरसोल्ड जोन में आते ही क्या बाई कर लोगे? हाँ सर, मतलब इस जोन में नॉर्मली हमारे इस एग्जाम्पल में बाई करना चाहिए। सिप्ला का जो स्टॉक में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये बाइंग जोन बना है सर, नो डाउट बाइंग जोन बना है।
बट क्वेश्चन इज दैट क्या ऑलवेज बाई करना चाहिए 0 से 30 के रेंज में रहने से? 0 से 30 का रेंज समझ रहे हो ना? RSI जोन 0 से 30 मतलब दिस एरिया, दिस एरिया। अगर इस एरिया में कोई भी स्टॉक चलता है तो क्या आपको बाई कर लेना चाहिए? ऐसा होगा तो फिर कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी को देखो जिसका मार्केट ट्रेंड RSI जोन पॉइंट मतलब 0 से 30 के रेंज में ही होगा, ठीक है, जो लॉस मेकिंग हालत में है। तो ऐसा नहीं देखना चाहिए, है ना? आपको कंपनी के बारे में, बिजनेस को भी देखना चाहिए, तो तभी आप उसका ट्रेंड पैटर्न को समझ पाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिप्ला को दिखा रहा हूँ तो सिप्ला मार्केट में ड्यू टू देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क ना सर मार्केट में। एक आपका सिस्टमेटिक रिस्क चलता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क चलता है। तो अगर आप रिस्क को समझ पाते हो तो आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। अच्छा 30 से 0 मतलब ओवरसोल्ड जोन में है और ये अपवर्ड करेक्शन करेगा नॉर्मली। When security rating is between 70 and 100, the security is supposed to be heavily bought. जैसे करंट निफ्टी का जोन एंड इज रेडी फॉर ए डाउनवर्ड करेक्शन, लेकिन इसमें आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ाना सर चाहिए। अपवर्ड करेक्शन मतलब ऊपर जाएगा ना? हाँ, अपवर्ड करेक्शन मतलब काफी ज्यादा सेल हुआ है तो अभी ऊपर जाना है। जैसे कि करेक्शन का मतलब वर्ड ठीक नहीं लग रहा था इसमें। करेक्शन मतलब तो नीचे आना होता है बेसिकली। नहीं ऐसा अपवर्ड कौन मूवमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? अपवर्ड करेक्शन बोल रहे हैं ना सर? हाँ करेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या बोला? अपवर्ड करेक्शन, बात को समझो। मतलब डाउनवर्ड शेयर का करेक्शन प्राइस नहीं बोल। ऊपर, हाँ मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। करेक्ट करने का मतलब क्या है? अगर ओवर बॉट है, अगर ओवर बॉट से अगर मार्केट नीचे आता है वो भी करेक्शन है ना, और ओवर सोल्ड से भी मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वो भी तो अपवर्ड करेक्शन है। ये डाउनवर्ड करेक्शन नहीं, वो अपवर्ड करेक्शन। अरे नहीं हम आपको मैं कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जैसे करेक्शन का यहाँ अपवर्ड करेक्शन का मतलब है कि अब प्राइस स्टॉक का बढ़ने वाला है, करेक्ट है? वैसे अपवर्ड करेक्शन मतलब प्राइस बढ़ने वाला है, लेकिन ये पहले का सिचुएशन क्या चल रहा है उसके रिस्पेक्ट। हाँ वो ठीक है, वो हम रिस्पेक्ट देखेंगे सर। अपवर्ड करेक्शन का मतलब है प्राइस अब बढ़ने वाला है, यही तो। जी जी ठीक है। हाँ इसमें कंफ्यूजन था मेरे को, ठीक है। अपवर्ड करेक्शन मतलब है कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा ओवर, अच्छा मार्केट में ओवर सोल्ड होने से क्या होता है? जरूरत से ज्यादा सेल अगर मार्केट में आ जाता है तो मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता है? मार्केट गिरता है नीचे कि आएगा स्टॉक नीचे आ प्राइस, जाता है ना? स्टॉक गिरेगा। प्राइस नीचे आ जाता है। या आप किसी भी कंपनी में देख सकते हो, चाहे वो कोई भी स्टॉक आप उठा लो, क्या फर्क पड़ता है? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही काम कर रहा है सर कि जब जरूरत से ज्यादा सेल हो चुका है लेकिन बिजनेस में दम है, बिजनेस पे दम है फिर भी मार्केट उसका नीचे है, तो दम जिसके बिजनेस पे दम है फिर भी इसका स्टॉक नीचे है तो इसमें ओवर सोल्ड जोन बना हुआ है। तो अभी वो अपने आप को करेक्ट करेगा और वो अपवर्ड जोन की तरफ बढ़ेगा। तो ये होता है अपवर्ड करेक्शन। और ओवर सोल्ड में कब होता है? तो 0 से 30 के बीच में ऐसा होता है, 0 से 30 में ऐसा होता है। और 0 से 70 से 100 के बीच में क्या होता है? ओवर सोल्ड चलता है। ओवर सोल्ड जोन में क्या होता है? मार्केट जरूरत से मतलब बेसिकली मार्केट अपना रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है, करंट रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी का करंट मूवमेंट, निफ्टी का करंट मूवमेंट को अगर आप देखोगे, देखो सर अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास में जा रहा है, चला गया सर। बेसिकली रेजिस्टेंस में ही लीड कर रहा है अभी, और इसलिए देखो बहुत लंबा लंबा छलान नहीं मार रहा है, हल्का हल्का छलान मार रहा है। एक मार्केट में पॉजिटिविटी है इसलिए मार्केट सामने की तरफ जा रहा है। लास्ट फ्यू वीक से यही चल रहा है, ठीक है। अब देखना ही है कि मार्केट में ये डाउनवर्ड करेक्शन करता है कि नहीं करता है, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन में आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ा साइडवेज भी बन रहा है, बट साइडवेज से भी ज्यादा इसका अपवर्ड मूवमेंट है। निफ्टी का बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टॉक भी आप चूज कर सकते हो। अदानी पोर्ट में, अदानी पोर्ट में क्या बना हुआ है? अपवर्ड रेंज बना हुआ है, काफी दिन तक इसका साइडवेज चला है। इसका RSI देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए सेल बना हुआ है, देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से इसका कुछ एक मार्केट में खबर आया है कि अदानी के कुछ न्यू एक डील आ रहा है, एक डील पक्का हुआ है। उसके बाद से ये फिर से अपवर्ड चालू हो गया, ठीक है। लेकिन वापस उसी जोन में चला है। अब इस रेंज में काफी दिन तक थोड़ा घूमेगा। अब आप यहाँ पे रेंज को चेंज करके भी देख सकते हो थोड़ा लंबा ड्यूरेशन के लिए। ये 14 डेज के हिसाब से बता रहा है। तो व्हाट इज द कैच हियर? यहाँ पर मेन बात क्या है? तो यहाँ पर मेन बात ये है सर
कि आपको तब बाई करना चाहिए जब ओवर सोल्ड जोन में हो, तब बाई कर लेना चाहिए, जब ओवर बॉट जोन में हो तब सेल कर लेना चाहिए। तो और साथ में कैंडल स्टिक्स भी अगर आपको साथ दे तो डबल बेनिफिट सर, मतलब आप ओवर श्योर हो जाते हो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच है। जैसे कि यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग था इन आवर सिप्ला का एग्जांपल, दिस गिव्स ट्रेडर अ डबल कंफर्मेशंस टू गो लॉन्ग। 26.8 RSI है 0 से 30, ये आपको ये बता रहा है कि ओवर सोल्ड जोन में है और अभी बाउंस बैक करेगा, या फिर आप अपवर्ड करेक्शन भी बोल सकते हो। और साथ में बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। सर वो एक बार रिपीट कीजिए सर वापस से, ओवरसोल्ड में और ओवरबॉट में क्या करना है हम लोग को? जब मार्केट 0 से 30 के रेंज में चलता है RSI, जैसे कि यहाँ पर 26.8 में चल रहा था, ठीक है, इस रेंज में आपको बाई करना चाहिए क्योंकि ओवर सोल्ड में था, आपका बाई बनता है। साथ में आपको और एक इंडिकेशन है, पहला तो इंगल्फिंग आपका इंडिकेशन है, साथ में RSI भी साथ दे रहा है। बुलिश इंगल्फिंग भी है, ये आपको आपका पहला पैटर्न है सर, आपका फर्स्ट चेकलिस्ट है बुलिश इंगल्फिंग। साथ में आपको कौन हेल्प कर रहा है? RSI 26.8, एकदम प्रॉपर पक्का बाइंग जो नहीं है। तो अगर आप मोटा मोटी इस रेंज में बाई खरीदते हो, 380 रेंज में खरीदते हो, बाई करते हो, आप बाई करो और होल्ड करके रखो क्योंकि ये अभी बढ़ेगा। और साथ में कंपनी भी क्या है, सिप्ला, कोई लॉस मेकिंग कंपनी तो है नहीं, है ना, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में वन ऑफ द लीडर है, ठीक है। तो ये सिचुएशन ट्रेडर के लिए ना, मतलब बेसिकली सक्सेसफुल ट्रेडर का यही कहानी कि वो सही मूवमेंट का इंतजार करता है। अच्छा अब इसको भी देखो, अब सर इसको भी इसमें देखो। उल्टा है ना, RSI कॉन्सेप्ट में उल्टा है ना सर, जैसे कि 0 to 30 बता रहा है ओवरसोल्ड जोन है जी और जब 0 to 30 जोन में जब RSI जाएगा तो हमें खरीदना है, बाई करना है। जी और 70 to 100 में है ओवरबॉट जोन है जी और वहां पे हम लोग को बेचना है। जी, वहाँ करेक्ट है? पर सेल, जी सर एकदम ठीक है। उल्टा कॉन्सेप्ट है, हम इसको तो सीधा समझ रहे थे। नहीं सीधा नहीं, उल्टा है। देखो यहाँ पर देखो, वही मैं बता रहा हूँ, पहले ही ना कंक्लूजन मत लो सर, कंप्लीट होने में। इसको देखो, RSI 81 है, 70 to 100 जोन में है। इसको देखो, ये बेयरिश इंगल्फिंग हुआ है लेकिन उसका वीक बहुत बड़ा है। नहीं सर, ये भी तो मैं बता दूं, वीक बड़ा से छोड़ो ना, बॉडी को देखो ना आप। हाँ वो स्प्रिंग टॉप को ढका है उसका बॉडी को। एक तो स्पिनिंग टॉप है, मतलब बेसिकली बॉडी को तो ढक दिया ना, तो बेयरिश इंगल्फिंग का कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। हाँ मैं मानता हूँ कि नॉट लाइक दिस, बट ये भी चलेगा सर, ठीक है। मेरा एक छोटा कैंडल है और उस छोटा कैंडल को बड़ा कैंडल नेक्स्ट कैंडल में उसको ले रहा है, वो भी वो बेयरिश हो रहा है, ठीक है, इंगल्फ कर रहा है, बेयरिश इंगल्फ। और ट्रेंड भी क्या है, अप ट्रेंड है, प्रायर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो ये बेयरिश इंगल्फिंग है, मतलब मार्केट नीचे आएगा। साथ में RSI भी तो देखो, ये भी आपको सपोर्ट दे रहा है, 81, 70 से 100 के जोन में है, 70 से लेके 100 के जोन में है। इसका मतलब ओवर बॉट जोन में है सर, ओवर बॉट जोन में है, मतलब ये डाउनवर्ड करेक्शन करेगा। लोग नॉर्मली इसको डाउनवर्ड करेक्शन कम बोलता है, सिंपल करेक्शन ज्यादा बोलता है। सब बॉडी तो पैटर्न फेल हो गया सर। हाँ ये पैटर्न तो फेल हो गया सर। कहाँ फेल हुआ सर? देखिए उसके बाद से स्टॉक नीचे आया सिर्फ एक सेशन में, यहाँ पे डोजी बना, उसके बाद से साइड से रह के फिर ऊपर ऊपर उड़ गया। ठीक है, आप ये जो जोन बना है यहाँ तक तो लॉस हुआ है ना, उसके बाद क्या हुआ है वो आप छोड़ो ना, उसके बाद क्या हुआ है आप छोड़ो ना, आपका टारगेट फुलफिल हो गया ना। ये फिर न्यू ट्रेंड, न्यू पैटर्न, न्यू कॉन्सेप्ट। नहीं अगर वो शॉर्ट सेल किया होगा जो तो जो उसका जो यहाँ पर बाई करेगा उसके लिए ये पैटर्न सही है, फिर वो यहाँ पर सोचेगा। लेकिन जो शॉर्ट सेल करेगा वो यहाँ पर शॉर्ट सेल करेगा, मतलब इस तो आप बताए रेंज थे कि में। आप बताए थे पहले पैराग्राफ में लीडिंग इंडिकेटर क्या बोलता है, ये फेल हो जाता है कभी कभी। हाँ फेल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो फेल नहीं हुआ है, एकदम प्रॉपर बना है, तो मार्केट डाउन गया है तभी तो आपको थोड़ा ये सा देखो। अरे सर ये थोड़ा मार्केट के हिसाब से कुछ कम नहीं है, ये चल रहा था 400
450 के पास और ये डाउन होके गया है 420। ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है सर, 30 रुपीज। बट बेरिस एंगल्फिंग में हम सेल तो नहीं ना करेंगे सर, उसके लिए वेट करेंगे हम ना एक और सेशन में। उसका नीचे वाला जो क्या लाल बोला रेड सर, एक बार फिर से बोलिए काम। सर बेरिस एंगल्फिंग तो बना है ठीक है, बट हम लोग को तो एक सेशन के लिए और वेट करना पड़ेगा ना पूरा कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद वाला में कैंडल में सेल करेंगे ना। नहीं सर, जो जब आप डबल कैंडल स्टिक्स फॉलो करते हो तो जैसे ही आपका सेकंड कैंडल स्टिक्स फॉर्म हो जाए, ये मल्टीपल कैंडल है ना, मल्टीपल कैंडल में पैटर्न 1 देखा जाता है, पैटर्न 2 देखा जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल सजेशन है सर, इतना टाइम नहीं देगा मार्केट आपको। अगर आप ज्यादा रिस्क एवर्स बन जाओगे तो फिर फायदा नहीं कर पाओगे। और अभी मल्टीपल कैंडल्स पे तो आपको रिस्क एवर्स होना ही नहीं चाहिए। मल्टीपल कैंडल स्टिक्स आपको दो मौका दे तो रिस्क टेकर ही बनना चाहिए, बिकॉज वो मल्टीपल है। सिंगल कैंडल स्टिक्स पे आप जरूर नेक्स्ट कैंडल तक वेट करें, बट मल्टीपल पे क्या वेट करना। मतलब अगर पोजीशन में है तो सेल कर दो, और अगर न्यू पोजीशन लेना चाहते हो तो शॉर्ट सेल करो। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका आरएसआई का कॉन्सेप्ट है। कंक्लूजन देखो सर इसका क्या होता है। सर अगर आप शॉर्ट नहीं करते, सपोज आप आरएसआई 81 चल रहा था, मतलब मार्केट हाई में था, ठीक है, वैल्यू इज कंसिडर्ड ओवरबॉट इफ नॉट फॉर लुकिंग एट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप शॉर्ट नहीं करते हो तो ट्रेडर शुड बी केयरफुल इन दिस रीजन टू बाय दिस स्टॉक। अगर आप शॉर्ट नहीं करते हो तो कम से कम बाय करने के बारे में थोड़ा केयरफुल रहिए। Again, if you notice the candles, they form a bearish engulfing. So bearish engulfing pattern backed by an RSI. मतलब एक तो bearish है, ऊपर से RSI है। तो ये आपको एक्चुअली दो तरह से आपको सजेस्ट कर रहा है कि क्विक एंड शॉर्ट करेक्शन इन दिस स्टॉक, ठीक है। एक क्विक एंड शॉर्ट करेक्शन मार्केट में होगा, डाउनवर्ड करेक्शन जो हुआ है। The example that I have shown here is a quite nice, meaning both the candlesticks and RSI perfectly aligned to confirm the occurrence of the same event. This may not always be true, ऐसा हमेशा होगा जरूरी नहीं है। That leads us to another interesting way to interpret RSI. Imagine दो सिनारियो। सिनारियो 1, ध्यान से देखिए। A stock which is in the continuous uptrend, एक stock continuous uptrend में चल रहा है। Remember the uptrend can last from few days to few years. कभी कभी ऐसा होता है सर, मार्केट पीछे जाने का या स्टॉक पीछे आने का नाम ही नहीं लेता है। The RSI will remain stuck in the overbought region for a long time. बड़े बड़े अच्छे कंपनीज के केस में, जिसका वैल्यू कंपनी होता है ना, जो वैल्यूएबल स्टॉक होते हैं, उनके केस में ऐसा होता है। एंड दिस इज बिकॉज, मैं आपको इसका एग्जांपल में देता हूँ। आरएसआई इज अपर बाउंड टू 100, इट कैनॉट गो बियॉन्ड 100। आरएसआई कभी भी 100 के ऊपर नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आरएसआई जोन 0 से 100 के बीच में ही रहेगा, यही इसका ऑस्किलेशंस का, इसको बोलते हैं ऑस्किलेशन, ठीक है। मतलब उसका जो रेंज है वो 0 से 100, इसके बीच में ही ऑस्किलेट करेगा, ठीक है। ये बात को ख्याल कीजिएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। जैसे आर्थ को, जैसे जिस तरह से आर्थ ऑस्किलेट करता है, एक जोन में करता है, तो 100 के ऊपर तो नहीं जाएगा, इट कैनॉट गो बियॉन्ड 100। इनवेरिएबली द ट्रेडर वुड बी लुकिंग एट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, बट स्टॉक ऑन द अदर हैंड विल बी इन डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक है। एग्जांपल, आइचर मोटर लिमिटेड स्टॉक हैज जनरेटेड रिटर्न क्लोज टू 100% ईयर ऑन ईयर। मजाक नहीं करना सर, ईयर ऑन ईयर इसका आइचर मोटर का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 100% रहा। मतलब रॉयल एनफील्ड सर, आपका हमारा सबका पसंदीदा रॉयल एनफील्ड। इवन आप करेंटली भी देखो इसको, ये तो मैं लंबा टाइम के लिए थोड़ा बना लिया, बट अगर आप इसको, रॉयल एनफील्ड आइचर मोटर्स का है जी सर, को पता नहीं था, को लगा अलग ही ब्रांड है वो। हाँ सर, अलग ही ब्रांड है, ठीक है। ये देखो सर, आज का तो देख ही रहे हो आप, आज का छोड़ो, आपको मैं लास्ट 4-5 साल का डेटा दिखा रहा हूँ। आप देखो बस 2015 के बाद से आप थोड़ा देखो सर, 14 के बाद से एक टाइम पे 40 रुपीज का था, ये भी एक स्टॉक था सर, ठीक है। मैंने इसके बारे में फर्स्ट एनालिसिस किया था 2019 के आसपास, ठीक है। मैंने इसका एनालिसिस किया था, तब ये 2000 में चल रहा था। तो उस टाइम पे भी अगर किसी ने लिया होता, ठीक है, तो भी उसका गेन बहुत बड़ा, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट में कोरोना वगैरह आया है तो थोड़ा और नीचे गया है। तो कोरोना के टाइम पे लोगों के हाथ में अगर पैसा
था तो ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं था कोई बात नहीं, बट आइचर मोटर एक बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक रहा है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका ग्रोथ देखिए आप 2014 के बाद से, मतलब बेसिकली 13 के बाद से 100, उसके बाद देखिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए, बस आप रुकने का नाम नहीं ले रहे सर। बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम होगा लाइक इकोनॉमिक इश्यूज, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर, बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए। फिर कोरोना, फिर से वही रेंज पे आ गया, मतलब अपना जो जोन है उस जोन में फिर से आ गया। ये है आइचर मोटर, करेंटली 3410 में चल रहा है। अगर किसी ने इसको 2013-14 में भी लिया होता तो आज क्या गेन करता आप सोच लो। ठीक है, ठीक जिस तरह से रिसेंटली अदानी विल्मर कर रहा है। ठीक है तो ऐसा बहुत सारा स्टॉक है सर। ठीक है, ऐसे देखो सर 5 स्टॉक चूज करोगे, 2 स्टॉक आपके हिसाब से नहीं चलेगा, बट 3 स्टॉक चल गया तो भी आपका पोर्टफोलियो एकदम सर। मैं कल ही हिसाब कर रहा था मेरा पोर्टफोलियो का और मैम का पोर्टफोलियो का, तो मैम का पोर्टफोलियो मोटा मोटी 50% के आसपास रिटर्न में साथ है। कुछ स्टॉक में फेलिडिटी है, कुछ स्टॉक में पॉजिटिविटी है। मेरा पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 45% है, मेरा कुछ स्टॉक में लॉस है। ठीक है, तो वही मैं और भाई का भी पोर्टफोलियो देखे तो उसका तो और अच्छा है सर, 60% के आसपास उसका ओवरऑल ग्रोथ मतलब पोर्टफोलियो का है। इंडिविजुअल स्टॉक का बात नहीं कर रहा। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर आप प्रॉपरली बने रहोगे टाइम के साथ साथ तो 40-50-60% तो बहुत अच्छा है। बट हाँ, सही टाइम पे पैसा का भी एक जरूरत पड़ता है। ठीक है, ऐसे नॉट जस्ट आइचर मोटर, और एक स्टॉक है सर मेरा बहुत फेवरेट है, इन्फोइज। तो सुमित अभी बता रहा था, बट इन्फोइज नहीं सर, वो अरे वो जॉकी का बेसिकली इंडिया में चलाता है, उसका नाम क्या है जॉकी ब्रांड का? इलेंस, नहीं सर, जॉकी रिलायंस नहीं चलाता। रिलायंस नहीं, इलेंस, इलेंस, रिलायंस नहीं सर, इलांस बोलता था, ELANCE। नहीं सर, रिलायंस नहीं चलाता। तो टाइप कीजिए गूगल में सर, जॉकी ब्रांड के। ये बोल रहे हैं आप रिलायंस? जॉकी शेयर प्राइस, जॉकी बोल के नहीं है इसका, पेज इंडस्ट्री। अरे इसीलिए नाम नहीं मैच नहीं करता है सर इसका, एक्चुअली पेज इंडस्ट्री। ठीक है, ये शेयर देखिए सर, नाम भी मत लो, 50,000 एक शेयर का दाम है करेंटली। लेकिन आप बस थोड़ा देखिए कि 5-7 साल पहले, ठीक है, 5-7 साल पहले जॉकी का मतलब बेसिकली ये जॉकी है सर। ठीक है, इसका किस तरह का मार्केट में बिजनेस है यू ऑल नो सर। ठीक है, an Indian manufacturer and retailer of innerwear, long wear and stocks. It is the exclusive license of Jockey International India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, United Arab, Oman and Qatar. बोलो सर, कुछ कहना चाहते हो? सर इसका स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है सर तक। नहीं, स्प्लिट नहीं किया है। करना चाहिए, जितना हाई कौन करता है। ठीक है, ये अपना अपना कस्टमर बना के चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं है इसको। ठीक है, तो अगर आप 1 साल में भी अगर आप देखोगे तो भी कुछ कम नहीं है। इसके बारे में मैंने बात किया, बहुत बार बात किया, 30,000 में भी मैंने बात किया था 1 साल पहले, देख लो। ठीक है, तो 30,000 अभी 20,000 हो जाता है 1 साल। अगर एक स्टॉक भी लेता तो भी 20,000 का गेन। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं क्या बताऊं आपको। तो बस हाँ, बहुत सारा भी नहीं बोलना चाहिए, बट कुछ है फंडामेंटली। अगर आप सोचोगे तो बेसिकली कहने का मतलब है कुछ स्टॉक में आपको ना मतलब RSI नीचे आने का नजर ही नहीं आएगा। यही मैं कहना चाह रहा था तब से। जिस स्टॉक में 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगा तब आपको वहां पर नेगेटिव कुछ दिखेगा ही नहीं। एक दूसरा स्टॉक देखो आप, ईयर ऑन ईयर नेगेटिव। ठीक है, ऐसा भी स्टॉक है ना, कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड। तो RSI क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में स्टक हो जाएगा, मतलब 0 से 30 के रेंज में स्टक हो जाएगा। आपको लगेगा कि अभी अप ट्रेंड होगा, अभी अप ट्रेंड होगा, बट होगा ही नहीं। जैसे कि सुजलन एनर्जी, ये 34% ईयर ऑन ईयर नेगेटिव ग्रोथ दिया है। ऐसे एक कंपनी स्टार्टिंग में अच्छा किया था, बट बाद में आके ना सुजलन कुछ खास नहीं करता है। फिर से एक वाइन जोन बन रहा है इसका, ये बेसिकली वाइंड एनर्जी ये सब बनाता है सर, वो विंड एनर्जी, वाइंड बोल रहा है सॉरी, विंड एनर्जी ये सब। ये देखिए, ये सुजलन है, बट एक टाइम पे अच्छा किया था, स्टार्टिंग में आया था अच्छा था, और उसके बाद से अभी 7 टका 60 पैसा के आसपास इसका दाम चल रहा है।
फिर से एक बाइंग जोन बन रहा है इसका। देखिए कभी 300-400 में भी था स्टॉक का, उसके बाद ईयर ऑन ईयर देखिए डाउनग्रेडेशन देखिए आप, डिग्रेडेशन देखिए 7 टाका 20 पैसे में आके रुका। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या लगेगा कि भाई स्टॉक तो काफी डाउन में चल रहा है, हो सकता है कि वो वापस आपको एक बाइंग जोन दे, लेकिन नॉट नेसेसरी। अभी इसके साथ आपको थोड़ा फंडामेंटल्स भी क्लियर होना चाहिए कि कंपनी का क्या सिचुएशन है, नहीं है, क्या बाउंस बैक कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई लिकर अल्कोहल इंडस्ट्री वाला कोई है सर कंपनी? अल्कोहल इंडस्ट्री में है सर, क्या क्या नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आपको नाम याद आ रहा है तो बोलो, मैं सर्च करता हूँ। वही तुमको याद नहीं आ रहा सर, कोई है तो बताइए ना। उसका स्टॉक तो हमेशा कभी गिरेगा ही नहीं, बढ़ते रहेगा। अरे बहुत सारा है, एक नहीं 3-4 कंपनी है, ठीक है। हमेशा ना नाम याद नहीं। एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूअरीज लिमिटेड, ये एक कंपनी, इसका पीयर्स देखना पड़ेगा भाई। इसके बारे में काफी एनालिसिस किया था, मुझे याद है उसके पास है कुछ अल्कोहल का शेयर। हाँ ये सब रेडिको खैतान के बारे में वो अच्छा खासा एनालिसिस किया था, मुझे याद है। रेडिको खैतान, ठीक है। ग्लोबल स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरी, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड अशोक अल्कोहल, 5-6 कंपनी बोला ना आपको, 4-5 अच्छा कंपनी है इसमें। यूनाइटेड रेडिको खैतान में तो बहुत काम बात हुआ था। ये सब अल्कोहल में सर। प्राइस अच्छा खासा है सर, सबका प्राइस ऑलमोस्ट 8 के ऊपर एवरेज है। अच्छा खासा है सर ऑब्वियसली। उसमें यूनाइटेड ब्रूअरी और रेडिको खैतान इसमें से टॉप परफॉर्मर में से एक है। ग्लोबल स्पिरिट्स भी कुछ कम नहीं। आप ईपीएस भी देख सकते हो, तो रिटर्न भी चेक कर सकते हो। ये सब फंडामेंटल एरिया है, छोड़ो सर, फंडामेंटल्स में बात करेंगे सर। अच्छा तो फिर बेसिकली कहने का मतलब है कि कभी कभी आपको आरएसआई नेगेटिव जोन में भी दिखेगा 0 से 30, लेकिन आप क्या सोचोगे कि अब तो मार्केट बढ़ेगा, काफी दिन तक 0 से 30 रेंज में है, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। जैसे कि आप स्विट्जरलैंड के केस में ये बात देखोगे। तो दिस लीड्स अस टू इंटरप्रेट आरएसआई इन मेनी डिफरेंट वेज बिसाइड द क्लासिकल इंटरप्रिटेशन। क्लासिकल इंटरप्रिटेशन मतलब जो ऑलवेज लोगों को लगता है कि जब ओवरसोल्ड जोन में है तब बाई करो, जब ओवरबॉट जोन में है तब सेल करो। बट इसका ये एक्सेप्शनल पॉइंट था, सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2, ठीक है। मतलब आइचर मोटर ओवर बाई जोन में है फिर भी बाई करना चाहिए था, आइचर मोटर ओवर बाई जोन में था फिर भी बाई करना चाहिए था, सुजलन एनर्जी ओवर सेल जोन में था फिर भी सेल करना चाहिए, सिंपल बात है, ठीक है। अब ये चीज आपको देखना चाहिए। तो इफ द आरएसआई फिक्स्ड ऑन एन ओवरबॉट रीजन फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, अगर बहुत दिन तक वो ओवरबॉट जोन में ही है, जैसे कि रिलायंस को चेक कर सकते हो, लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग। आरएसआई स्टेज इन द ओवरबॉट रीजन फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड बिकॉज ऑफ एन एक्सेस पॉजिटिव मोमेंटम। जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ग्रोथ या वैल्यू होता है तब उसमें ना ऐसे पॉजिटिव मोमेंटम नजर आता है। If RSI is fixed in an oversold region for a prolonged period, मतलब बहुत दिनों तक ओवरसोल्ड में ही है, इसका मतलब look for selling opportunities rather than buying. RSI stays in the oversold region for a prolonged period because of an excess negative momentum. रिसेंट ट्रेंड में आप इसको चेक कर सकते हो, फ्यूचर मार्केट को, फ्यूचर रिटेल, बिग बाजार का जो स्टॉक था, रिलायंस का जो स्टॉक था, रिलायंस कम्युनिकेशंस का जो स्टॉक था, डिश टीवी का स्टॉक, ठीक है, जी का स्टॉक, ठीक है, जी का स्टॉक, जी एंटरटेनमेंट, जी लर्न बोल के एक था, ठीक है, जी का स्टॉक, इसका हालत खराब रहा है सर। इवन येस बैंक में भी, करंट नहीं है सर, येस बैंक करेंटली एक कंडीशंस में है कि जिसमें बाई कर सकते हैं आप 4-5 साल के लिए, ठीक है, तो आप ले सकते हो, क्योंकि बट आज नहीं तो कल येस बैंक वापस आएगा। लेकिन सर एक सर्टेन टाइम तक 2019 के पहले तक येस बैंक में काफी नेगेटिव मोमेंटम रहा। So if the RSI value starts moving away from the oversold value after a prolonged period, look for buying. मतलब बहुत दिनों तक ओवरसोल्ड में है, उसके बाद वो एक वे फॉरवर्ड कर रहा है तो बाई कर लो। फॉर एग्जांपल RSI moves above 30 after a long time may mean that stock may have bottomed out in case of going long. काफी दिन तक 0 से 30 में था, उसके बाद थोड़ा सा मूव दे रहा है, इसका मतलब आपको बाई करना चाहिए। इसमें से एग्जांपल के तौर पे जेट ले सकते हो, जेट एयरवेज, देखता हूँ
जेट एयरवेज, इसका करेंटली क्या चल रहा है दाम? के बारे में मैंने लास्ट वीक 2-3 महीने पहले बात किया था, मुझे याद है किसी ना किसी क्लास में तो बात हुआ ही था। तब जेट का ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है मार्च अप्रैल के टाइम पे, ठीक है, कि उसका ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है, ऐसा एक बात आ रहा था। कभी भी स्टार्ट हुआ नहीं है, ये हुआ नहीं है बोल के ना फिर से साइडवेज चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो ऐसे इसका ऑपरेशन अभी बंद है, लेकिन जेट में ऐसा ट्रेंड क्रिएट हुआ था। तो ट्रेंड क्रिएट हुआ था इसलिए मार्केट हाई चला गया था। ये देखो, ट्रेंड क्रिएट हुआ था, सिर्फ बात हुआ था मार्केट में, तभी 130 में चला गया था, लेकिन ये बहुत ही हाई रेंज में चला गया था, टिका नहीं, फिर नीचे आ गया, अभी साइडवेज चल रहा है। अभी कुछ नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए, मूवमेंट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हो। शॉर्ट टर्म जैसे यहाँ पर देखो आप, हुआ है ऐसा, आपको बहुत मौका देता है मार्केट, ठीक है। हर एक स्टॉक के बारे में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको बस फॉलो करना चाहिए। ट्रेड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस फॉलो अच्छे से करना चाहिए, रिसर्च प्रॉपर होना चाहिए। तो इफ द RSI वैल्यू स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द ओवरबॉट वैल्यू, अगर ओवरबॉट से मूविंग अवे मतलब दूर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो आपको भी सेल करके निकल जाना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, या फिर शॉर्ट कर लेना चाहिए, या फिर शॉर्ट कर लेना चाहिए। तो फिर बात क्या है, लास्ट पॉइंट सा ध्यान से सुन लो, कंक्लूजन। None of the parameter used while analyzing RSI should be treated with rigidity. Rigid नहीं होना चाहिए। For example, J. Wallace Wilder opted look back period 14 days. आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ये 1978 में बना था। आप 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन का लुक बैक पीरियड ले सकते हो। इनफैक्ट दिस इज हाउ यू डेवलप योर एज एज ए ट्रेडर। यू नीड टू एनालाइज व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड अडॉप्ट द सेम। प्लीज नोट, फ्यूअर द डेज यू यूज टू कैलकुलेट द RSI, द मोर वोलेटाइल इंडिकेटर। जितना कम दिन लोगे उतना ज्यादा वोलेटिलिटी होगा, जितना ज्यादा लोगे वोलेटिलिटी कम आएगा। कोई 0 से 30 लेवल यूज करता है तो कोई 70 से 100 लेता है, तो किसी किसी के लिए 0 से 20 लेवल डाउनग्रेड लेवल होता है और 80 से 100 लेवल अपर लेवल होता है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से। किसी के लिए 0 से 30, 70 से 100 RSI होता है, किसी के लिए 0 से 20 बाइंग के लिए, 80 to 100 सेल के लिए, ठीक है। Of course, I urge you to explore parameters that work for you. In fact, this is how you would eventually develop a successful trader. बस अभी देखो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, अब अपना फंडा को यूज कीजिए और डे बाय डे मार्केट का एनालिसिस कीजिए, कुछ ना कुछ तोड़ निकल ही आएगा। ज्यादा एक चीज सीखो पर अच्छे से सीखो, एक फुटबॉलर की तरह सोचो। फुटबॉल कभी खेले हो तो समझ में आएगा एक फुटबॉलर क्या करता है, कभी सोचा आप लोगों ने? सर एक सिंपल सा बात है, गोल मारता है, गोल मारना, ठीक है। फुटबॉलर किकिंग ए बॉल। मैं जस्ट एक सिंपल से एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एक फुटबॉलर जब बचपन से फुटबॉल खेलना चालू करता है ना सर, उसका एक ही अजम्पशंस होता है कि वो जो बॉल मार रहा है ना, इसको सीधा मारे और जिसके पास वो भेजना चाहता है उसको मारे। स्टार्टिंग में ही सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है, ये सुनने में बहुत आसान है कि कर ही क्या रहा है, फुटबॉल में शॉट ही तो लगा रहा है, कोई भी कर सकता है, सिंपल सा काम है, सबको यही लगता है। बट ये सिंपल काम इतना सिंपल नहीं है। स्टॉक मार्केट भी कुछ इसी तरह का है सर। आपको गोल देना है, बॉल में शॉट ही मारना है, सिंपल सा काम है, पर उसको अच्छे से कीजिए। एक चीज सीखिए, अच्छे से सीखिए, ज्यादा सीख के फायदा नहीं है। जो सीखो क्वालिटी वाला सीखो और उसको यूज करो, आप सक्सेसफुल बनोगे सर। ये फुटबॉलर का एम क्या है कि मैं बॉल को प्रॉपर वे में किक मारूं, जिसके पास मैं भेजना चाहता हूँ, गोल में भेजना चाहता हूँ गोल में भेजू, किसी पर्टिकुलर प्लेयर को देना चाहता हूँ उसको दूं, यही उसका मेन अटेम्प्ट है। और इसमें परफेक्शन लाने में समय लगता है, बट काम बहुत सिंपल है, काम बहुत सिंपल। बस यही सिंपल सा काम बहुत लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है सर। ये लास्ट एक सजेशन था स्टॉक मार्केट के सक्सेसफुल होने का, ठीक है सर। आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंडिकेटर्स है बताऊंगा, मेन इंडिकेटर्स बता देता हूँ, फिर बाद में एक्स्ट्रा क्लास देके इंडिकेटर्स के बारे में बात करूंगा। बट कुछ मेन इंडिकेटर्स है, जैसे लास्ट दिन मूविंग एवरेज हुआ था, आज मैं आपको क्या बताया, RSI बताया,
ठीक है। सिमिलरली एमएसीडी बताना बहुत जरूरी है। उस तरह का बता के बाद फिर कुछ थ्योरी में जाऊंगा, फिर फिनाले, ठीक है, मतलब चेकलिस्ट को कंप्लीट करके आपको बताऊंगा कि एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर के हिसाब से आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सर ये पिवट पॉइंट्स क्या होता है सर? उसमें भी बात करूंगा सर, पिवोट चार्ट भी बताऊंगा। ये भी क्या एक इंडिकेटर है क्या? जी सर, ये भी एक इंडिकेटर है। आई मस्ट डिस्कस सर, डोंट। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं सर। हाँ सर। सर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी इंडिकेटर है? हाँ सर, वो भी इंडिकेटर। ओके। ओके सर, ओके सर, बाय। बाय।